यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो सबसे पहले आज हम रिवाइज करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन। एंड गाइस, दिस टॉपिक इज गोइंग टू गिव यू 10 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम में आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको अच्छे से ढंग से रिवाइज करना है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको करने रहेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है ये लगता है चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट के केस में। अब क्वेश्चन ये आता है रिलीजियस का मतलब क्या? तो रिलीजियस को इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं कर रखा, तो हम कॉमन सेंस के हिसाब से जाएंगे। तो रिलीजियस का मतलब होता है अगर ऐसा कोई भी ट्रस्ट है जो टेंपल चलाता है, चर्च है, गुरुद्वारा है, मॉस्क है, वो चलाता है, तो उसको अपन रिलीजियस ट्रस्ट बोलेंगे। लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है? तो चैरिटेबल को इन्होंने यहां पे डिफाइन कर रखा है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 15। एंड 2 क्लॉज नंबर 15 बोलता है कि अगर कोई भी ट्रस्ट है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है तो उसको अपन चैरिटेबल ट्रस्ट बोलेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, अगर मान लो रिलीफ ऑफ पुअर है, रिलीफ ऑफ पुअर का मतलब होता है कि गरीब लोगों को अगर रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह ऐसा प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव है तो वो चैरिटेबल माना जाएगा। दूसरा, अगर उसका ऑब्जेक्टिव एजुकेशन है या मेडिकल रिलीफ है या फिर योगा है तो उस पर्टिकुलर केस में वो चैरिटेबल माना जाएगा। तो चैरिटेबल में क्या क्या आएगा देखो, सबसे पहला रिलीफ ऑफ पुअर, दूसरा है मेडिकल, तीसरा है एजुकेशन, फोर्थ है योगा। फिफ्थ ये बोलता है कि अगर प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस और ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो कि आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल नेचर के, तो उनके अगर मान लो प्रिजर्वेशन के लिए कोई ट्रस्ट बनाया है तो वो चैरिटेबल माना जाएगा। अब एक बात समझना, मैंने आपको यहां पे टोटल 6 ऑब्जेक्टिव बताए। क्या होना चाहिए? रिलीफ ऑफ पुअर है, दूसरा एजुकेशन, तीसरा मेडिकल, चौथा योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये चैरिटेबल पर्पस है। लेकिन गाइस लास्ट में ये बोलता है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अब एक चीज समझना, नेक्स्ट 2 मिनट जो भी मैं बात करने वाला हूं वो सिर्फ ये लास्ट वाले ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बात करने वाला हूं, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अब एक चीज समझना, ये एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी ना, ये बेसिकली एटसेट्रा एटसेट्रा पॉइंट है। मींस आप एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए कुछ भी करोगे वो तुम्हारा चैरिटेबल पर्पस है। लेकिन गाइस इस पॉइंट के लिए लॉ मेकर्स ने एक रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि अगर आपका एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है तो उसमें आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। बट बिजनेस कर सकते हैं अगर उस बिजनेस का ग्रॉस रिसीट ट्रस्ट के टोटल ग्रॉस रिसीट का 20% या उससे कम है। मींस जो ट्रस्ट का टोटल ग्रॉस रिसीट रहेगा ना, टोटल ग्रॉस रिसीट मींस इंक्लूडिंग डोनेशन एंड ऑल, जो टोटल ग्रॉस रिसीट रहेगा उस टोटल ग्रॉस रिसीट में आपका जो बिजनेस का ग्रॉस रिसीट है वो 20% या उससे कम होना चाहिए, तो वो उस ईयर के लिए चैरिटेबल है। और अगर वो 20% से ज्यादा हो गया तो उस ईयर के लिए वो चैरिटेबल नहीं है। लेकिन सर अगर मान लो 20% या 20% से ज्यादा हो गया ग्रॉस रिसीट बिजनेस का, तो उस ईयर के लिए वो चैरिटेबल नहीं है। लेकिन क्या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा? आंसर इज नो, देयर इज नो नीड टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस ईयर में उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, उसका इनकम टैक्सेबल होगा। वो कैसे टैक्सेबल होगा वो मैं आपको सेक्शन 1310 में बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक ट्रस्ट की जो इनकम होती है वो इनकम कैसे एग्जेम्प्ट होती है, कैसे टैक्सेबल होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो, जो भी ट्रस्ट होता है ना, उस ट्रस्ट की सबसे पहले आप ले लीजिए इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। तो जो भी ट्रस्ट की इनकम होती है ना, उस इनकम में से आपका 15% है वो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट की आपकी इनकम है 20 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपीस की जो इनकम रहेगी उस 20 लाख की इनकम में से आप एक काम करिए, पहले 15% का आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 15% में 3 लाख का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। रिमेनिंग इनकम जो बचेगी दैट इज योर 17 लाख रुपीस। तो 17 लाख रुपीस आपका रिमेनिंग इनकम बचा, और ये 17 लाख में से जितना आपने अप्लाइड कर दिया, किसके लिए अप्लाइड कर दिया? चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन इंडिया। मींस इंडिया में जितने चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए आपने अप्लाइड कर दिया वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो भी बचेगा वो टैक्सेबल होगा। तो देखो मैंने क्या बोला कि जो भी ट्रस्ट होता है, सेक्शन 11(1) क्या बोलती है कि ट्रस्ट की जो इनकम होती है उस इनकम में से आप 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए। तो इन सिंपल वर्ड ऐसा बोल दूं, 15% तो सीधा ही एग्जेम्प्ट है। दूसरा, जितना भी बैलेंस बचेगा उस बैलेंस में से जितना आपने अप्लाइड कर दिया फॉर द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन इंडिया, मींस इंडिया में चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए जितने आपने खर्चे कर दिए वो आप लेस कर दीजिए, जो बचेगा वो ट्रस्ट की इनकम बचेगी। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर आप बोल रहे हैं कि अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन इंडिया, तो अप्लाइड का मतलब क्या होता है? सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर भी चलेगा? राइट आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर भी चलेगा।
मींस ट्रस्ट है वो ट्रस्ट पर्पस के लिए, चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस जो इंडिया में कर रहा है उसके लिए अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, वो सब तुम्हारे अप्लाइड में आ जाएगा और जो भी बचेगा वो ट्रस्ट की इनकम बचेगी और उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन ही आता है कि सर आप बोल रहे हो कि ट्रस्ट की इनकम जो रहेगी वो इनकम को 15%, 18%, 85% करो, लेकिन सर इनकम में क्या डोनेशन भी आएगा? आंसर इज यस, इनकम में डोनेशन भी आएगा। जो ट्रस्ट को डोनेशन मिलता है वो डोनेशन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, और डोनेशन भी आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें कॉर्पस डोनेशन नहीं आएगा। कॉर्पस डोनेशन जब मिलता है ना वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कॉर्पस डोनेशन ऐसा डोनेशन होता है जो स्पेसिफिक डायरेक्शन से मिलता है कि ये ट्रस्ट के कॉर्पस का पार्ट बनना चाहिए और स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। तो अगर आपको कोई कॉर्पस डोनेशन मिला है तो वो कॉर्पस डोनेशन आपके इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन गाइस उसमें कंडीशन होती है कि कॉर्पस डोनेशन है वो सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहिए। मींस कॉर्पस डोनेशन का पैसा है ना वो 11(5) में जमा होना चाहिए, मींस सेफ इन्वेस्टमेंट में जमा होना चाहिए। और अगर कॉर्पस डोनेशन आपने सेफ इन्वेस्टमेंट में जमा नहीं किया तो वो वाला कॉर्पस डोनेशन सीधा टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 30% अंडर सेक्शन 115 BBI। ये चाहिए तो आप लिख लीजिए कि ये कॉर्पस डोनेशन अगर 11(5) में जमा नहीं होता है तो ये सेक्शन 115 BBI में टैक्सेबल हो जाता है सीधा एट द रेट 30%, और उस पर फिर वो 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं मिलता। और एक और चीज समझना, कॉर्पस डोनेशन अगर आपने कोई गलत पर्पस के लिए यूज कर दिया, जैसे कॉर्पस डोनेशन आपको मिला था कि ये भैया कॉर्पस का पार्ट बनना चाहिए, बिल्डिंग पर्पस के लिए होना चाहिए, और आपने उसको अगर गलत पर्पस के लिए यूज कर दिया तो भी वो तुम्हारे लिए क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 115 BBI एट द रेट 30%। तो देखिए मैंने क्या बोला, एक बार मैं वापस से आपको रिवाइज करा रहा हूं। देखो जो भी ट्रस्ट का इनकम होता है, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, उसमें डोनेशन भी ले लेने का। लेकिन कॉर्पस डोनेशन को छोड़ के, कॉर्पस डोनेशन है वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन कॉर्पस डोनेशन अगर आपने 11(5) में डिपॉजिट नहीं किया तो वो वाला कॉर्पस डोनेशन सीधा 115 BBI में टैक्सेबल कर दीजिए एट द रेट 30% से। एंड कॉर्पस डोनेशन जो है वो 11(5) में जमा किया और अगर मान लो सही जमा किया तो वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद में जो भी इनकम रहती है उसमें से इनकम में से 15% का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 85% जो बचेगा उसमें से आपने जितना अप्लाइड कर दिया फॉर द चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस इन इंडिया उसको लेस कर दीजिए, जो बचेगा वो ट्रस्ट की इनकम बन जाएगी। अब एक और चीज समझना, लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की इनकम जो है वो 20 लाख है, 20 लाख में से 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया, रिमेनिंग 17 लाख बचा। 17 लाख में से मान लो इस साल में जो अप्लाइड किया वो अप्लाइड आपने 10 लाख किया, तो 10 लाख किया तो रिमेनिंग इनकम ट्रस्ट की कितनी बच गई? 7 लाख रुपीस बच गई। तो द 7 लाख विल बी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ द ट्रस्ट। अब क्वेश्चन यह आता है कि क्या सर इस 7 लाख पे भी हम टैक्स भरने से बच सकते हैं क्या? आंसर इज यस। यहां पे कुछ एक्सप्लेनेशन है और वो एक्सप्लेनेशन अपन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन नंबर 1, और एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये बोलता है कि आपका 85% इनकम आपने अगर करंट ईयर में अप्लाइड नहीं किया, क्योंकि 85% आपका इनकम है वो 17 लाख था, आपने पूरा 85% 17 लाख अप्लाइड नहीं किया, आपके पास कुछ इनकम बच गया। तो लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि मान लो अगर ट्रस्ट अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, और अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है और इस 20 लाख में कुछ ऐसा इनकम है जो इनकम अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ लेकिन उसने इंक्लूड कर दिया है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये जो 20 लाख का इनकम है ट्रस्ट का, इस 20 लाख की इनकम में 4 लाख रुपीस ऐसा इनकम है जो अक्रूड हो गया है बट रिसीव्ड नहीं हुआ। अक्रूड हो गया है बट रिसीव्ड नहीं हुआ, मींस इन सिंपल वर्ड अगर आउटस्टैंडिंग है। अगर आउटस्टैंडिंग है तो लॉ मेकर्स बोलते हैं यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, और वो ऑप्शन ये बोलता है कि ट्रस्ट की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से एटलीस्ट 2 महीने पहले, एटलीस्ट 2 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, ट्रस्ट क्या करेगा? एक डिक्लेरेशन देगा इन द फॉर्म नंबर 9A टू द असेसिंग ऑफिसर, और असेसिंग ऑफिसर को बोलेगा कि सर देखिए हमारी जो इनकम है वो 20 लाख है, लेकिन उसमें से 4 लाख रुपीस ऐसा है जो हमको अभी तक रिसीव नहीं हुआ। हम आपसे वादा करते हैं कि जिस ईयर में वो रिसीव्ड होगा उस ईयर में या उसके अगले साल में हम उसको एक्चुअल में अप्लाइड कर देंगे, तो करंट ईयर में वो आपका डीम टू बी एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। तो मैंने क्या बोला, देखो अगर आपकी कोई इनकम है, उस इनकम में से कुछ इनकम ऐसी है जो आपको रिसीव नहीं हुई लेकिन आपने उसको इनकम में रिकॉर्ड कर लिया बिकॉज यू ट्रस्ट फॉलो द अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर ट्रस्ट अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहा है, वो इनकम को आपने इनकम में रिकॉर्ड कर लिया, तो आप एक काम करिए, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से एटलीस्ट 2 मंथ पहले असेसिंग ऑफिसर को एक फॉर्म नंबर 9A में ये डिक्लेरेशन दे दीजिए कि सर जब भी जिस ईयर में वो पैसा मिलेगा उस ईयर में या उसके अगले साल हम उसको एक्चुअली अप्लाइड कर देंगे, तो करंट ईयर में वो आपका डीम टू बी एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। अब एक बात समझना, अगर आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं तो जिस ईयर में वो इनकम मिलेगा उस ईयर में या उसके अगले साल में आपको एक्चुअल में अप्लाई करना पड़ेगा।
अब एक बात समझना, जिस ईयर में आप उस इनकम को एक्चुअल अप्लाई कर रहे हैं, क्या उस ईयर के एप्लीकेशन में आएगा? आंसर इज नो, क्योंकि आप पहले उसकी ऑलरेडी डीम्ड एप्लीकेशन ले चुके हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जिस ईयर में वो पैसा मिला उस ईयर एंड उसके अगले साल अगर आपने एक्चुअल में अप्लाई नहीं किया तो बेटा जिस ईयर में वो पैसा मिला था ना, उसके अगले साल की वो आपकी इनकम बन जाएगी और वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर सेक्शन 115 बीबीआई एट द रेट 30% से टैक्सेबल हो जाएगी। अब एक बात समझना, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में एक और ऑप्शन ये आता है कि मान लो आप इस साल में जो इनकम है वो ड्यू टू एनी रीजन आप अप्लाई नहीं कर पाए, ड्यू टू एनी रीजन में कोई भी रीजन हो सकता है। एग्जांपल के लिए जैसे मार्च मंथ में आपको बम्पर डोनेशन मिल गया। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये हमारा ट्रस्ट है, उसकी जो टोटल इनकम है वो 20 लाख है और इस इनकम में से 15% है वो सेट असाइड कर लिया, 17 लाख बचा, हमने 10 लाख अप्लाई कर दिया, 7 लाख रुपीज को हम अप्लाइड नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन में जैसे मार्च में बम्पर डोनेशन मिल गया तो हम अप्लाइड नहीं कर पाए। तो लॉ मेकर्स यहां पे ये बोलते हैं कि अगर मान लो आप इसको अप्लाइड नहीं कर पाए तो आप एक काम करिए कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से एटलीस्ट 2 मंथ पहले आप असेसिंग ऑफिसर को एक डिक्लेरेशन दे दीजिए इन द फॉर्म नंबर 9A कि सर हम इस इनकम को अगले साल अप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर देंगे, तो करंट ईयर में वो आपका डीम टू बी अप्लाइड माना जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आप एक्चुअल अप्लाई करेंगे तो क्या नेक्स्ट ईयर के अप्लाइड में वापस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी डीम टू बी अप्लाइड ले चुके हैं। लेकिन जिस ईयर में आप ये एप्लीकेशन ले रहे हैं, जिस ईयर में आप ये ऑप्शन ले रहे हैं, अगले साल आपको अप्लाइड एक्चुअल में करना पड़ेगा। अगर अगले साल आपने अप्लाइड नहीं किया तो वो वाला अमाउंट सीधा आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 115 बीबीआई एट द रेट 30% से टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन ये आता है कि आप बोल रहे हो कि यहां पे जो भी हमारा इनकम होता है उस 17 लाख में से जो अप्लाइड फॉर द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन इंडिया करते हैं वो लेस हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, हमने किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दिया तो क्या वो डोनेशन भी एप्लीकेशन माना जाएगा या नहीं? राइट आंसर इज, आप अगर किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं तो वो डोनेशन आपका एप्लीकेशन माना जाएगा। लेकिन अदर देन कॉर्पस डोनेशन मींस आपने किसी दूसरे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया, वो एज अ कॉर्पस दिया है तो वो एप्लीकेशन में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा आपने नॉर्मल डोनेशन दिया है तो वो एप्लीकेशन में आ जाएगा। लेकिन गाइस यहां पे एक अमेंडमेंट आया है जो इस बार एग्जाम में आने वाला है। अमेंडमेंट ये है कि आप किसी दूसरे ट्रस्ट को जब आप डोनेशन करते हो ना तो आपको एप्लीकेशन में ले सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन में आप कितना ले पाएंगे पता है? ओनली 85% ऑफ अमाउंट डोनेटेड। मतलब जितना अमाउंट आप डोनेट कर रहे हैं उसका 85% है, वो 85% ही आप एप्लीकेशन में ले सकते हैं। ऐसा आपकी एक्सप्लेनेशन नंबर 4 का थर्ड पार्ट बोलता है और वो मैंने यहां पे दे रखा है कि जब भी आप किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट करते हैं, दूसरी इंस्टीट्यूशन को डोनेट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में ये एप्लीकेशन तो आएगा, लेकिन गाइस आप सिर्फ 85% ही ले सकते हैं। इन सिंपल वर्ड, जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया मैंने कि बालाजी ट्रस्ट ने क्या किया, 50 लाख रुपए है वो सिद्धिविनायक ट्रस्ट को डोनेट किए, तो बालाजी ट्रस्ट एप्लीकेशन में पूरा 50 लाख नहीं ले सकता, ओनली 85%, दैट कम्स टू द 42.5 लाख है, उतना ही एप्लीकेशन ले सकते हैं। ये एग्जाम में पॉइंट आने वाला है या एमसीक्यू में आने वाला है, तो ध्यान रखना। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट यहां पे एक्सप्लेनेशन आती है, दैट इज द एक्सप्लेनेशन नंबर 3। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ये बोलती है कि जब भी कोई ट्रस्ट है वो खर्चा करता है, एप्लीकेशन करता है, तो जो आपने पीजीपीपी में सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, 40A सबसेक्शन 3A एंड 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1A पढ़ा हुआ है वो यहां पे भी लगेगा। तो 40A सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं तो वो आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही करना पड़ेगा। अगर 10,000 से ज्यादा का आपने कैश में, बियरर चेक से या क्रॉस चेक से किया तो वो डिसअलाउड हो जाएगा, तो यहां पे भी आप एप्लीकेशन नहीं ले सकते। अब एक बात समझना, सेक्शन 40A 3A क्या बोलता है कि अगर मान लो आपने पहले अक्रूअल बेसिस पे एप्लीकेशन ले लिया था, आजकल तो ले नहीं सकते अक्रूअल बेसिस पे एप्लीकेशन, बट मान लो पहले आपने अक्रूअल बेसिस पे एप्लीकेशन ले लिया था बट करंट ईयर में आप उसका पेमेंट कर रहे हो और मोर देन 10,000 आपने कैश में पे किया, तो करंट ईयर की वो इनकम मानी जाएगी। एंड सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 ये बोलता है कि जब भी आप रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करते हैं तो उसका आपको टीडीएस काटना पड़ेगा और टीडीएस काट के आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा कराना पड़ेगा। अगर आपने नहीं कराया तो 30% खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाएगा। तो वो यहां पे ट्रस्ट के केस में भी लगेगा। जब आप एप्लीकेशन लेते हो तो उसमें आपको इन 3 सेक्शन का ध्यान रखना है। उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन नंबर 3A है, वो 3A लास्ट ईयर डाली गई सेक्शन एप्लीकेशन। एक्सप्लेनेशन नंबर 3A क्या बोलती है पता है? कि अगर कोई ट्रस्ट ऐसा है जो कि टेंपल, मॉस्क, गुरुद्वारा एंड चर्च चलाता है, इन सिंपल वर्ड कोई रिलीजियस ट्रस्ट है, तो रिलीजियस ट्रस्ट को अगर मान लो कोई डोनेशन मिलता है और वो डोनेशन मिल रहा है किसके लिए? डोनेशन मिल रहा है टेंपल, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा के रिपेयर या रिनोवेशन के लिए डोनेशन मिल रहा है। तो रिपेयर या रिनोवेशन के लिए डोनेशन मिल रहा है तो उस ट्रस्ट के पास ऑप्शन है, आइदर वो ट्रस्ट उसको नॉर्मल डोनेशन मान ले या फिर ट्रस्ट चाहे तो उसको कॉर्पस डोनेशन मान सकता है।
अगर ट्रस्ट चाहे तो उसको कॉर्पस डोनेशन मान सकता है, या फिर ट्रस्ट चाहे तो उसको नॉर्मल डोनेशन मान सकता है। अब एक बात समझना, नॉर्मल डोनेशन मानेगा तो क्या होगा, जो भी रिपेयर रिनोवेशन के लिए डोनेशन मिलेगा वो नॉर्मल डोनेशन -15% कर दीजिए, 85% में से जितना अप्लाइड किया वो लेस कर दीजिए, जो बचेगा वो इनकम बचेगा। लेकिन अगर ट्रस्ट उसको कॉर्पस डोनेशन मानता है तो पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन है, और 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि अगर ट्रस्ट वो मानता है कि ये जो आपको रिपेयर रिनोवेशन के लिए डोनेशन मिला है इसको अगर कॉर्पस डोनेशन मानता है तो 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। पहला तो उस अमाउंट को सिर्फ रिपेयर रिनोवेशन के लिए ही खर्च करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन, वो अमाउंट को किसी और ट्रस्ट को डोनेट नहीं कर सकते। तीसरा कंडीशन, उसके लिए अलग से सेपरेटेबल अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसको सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। एंड चौथा कंडीशन के उस पैसे को 11(5) में सेफ इन्वेस्टमेंट में रखना पड़ेगा। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो जो भी डोनेशन मिल रहा है उसको कॉर्पस डोनेशन मान सकता है। लेकिन अगर उसका कोई भी वायलेशन हो जाए गया तो फिर भैया वो डोनेशन जो मिला था वो एग्जेम्प्ट हुआ था, वो वापस से टैक्सेबल हो जाएगा जिस ईयर में आपका वायलेशन हुआ। अब एक बात समझना, एक एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है। एंड गाइस, इस एक्सप्लेनेशन नंबर 4 जो फाइनेंस एक्ट 2021 से आई थी, एंड दिस एक्सप्लेनेशन इज एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2022-23। आपको याद रखना है ये एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है ना, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये असेसमेंट ईयर 22-23 से है। इन सिंपल वर्ड, ये एक्सप्लेनेशन आपकी प्रीवियस ईयर 21-22 से एप्लीकेबल है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं याद रखना पड़ेगा, बिकॉज एग्जामिनर यहां पे टेस्टिंग कर रहा है, और लास्ट भी आरटीपी जो थी उसमें भी टेस्ट किया था, इस बार की आरटीपी है उसमें भी टेस्ट किया है, और वहां पे उसने माना है कि आपको ये असेसमेंट ईयर भी याद रहना चाहिए कि कौन से असेसमेंट ईयर से ये एक्सप्लेनेशन लग रही है। तो असेसमेंट ईयर 22-23 आप ऐसे याद रखिए, प्रीवियस ईयर 21-22 से ये एक्सप्लेनेशन लग रही है। अब एक बात समझना, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 4 क्या बोलती है, ध्यान देना। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ये बोलती है कि मान लो आपने ट्रस्ट के लिए इस साल में कोई खर्चा किया और वो खर्चा कॉर्पस फंड से पैसा विड्रॉ करके किया। मींस इस साल में आपने ट्रस्ट के लिए कोई खर्चा किया और वो खर्चा कॉर्पस फंड से पैसा विड्रॉ करके किया। कॉर्पस फंड से पैसा विड्रॉ किया और उससे कोई खर्चा किया, कुछ अप्लाइड किया। लॉ मेकर्स बोलते हैं वो करंट ईयर के अप्लाइड में नहीं आएगा, वो करंट ईयर के अप्लाइड में नहीं आएगा, लेकिन वो उस ईयर के अप्लाइड में आएगा जिस ईयर में आप वापस से वो पैसा कॉर्पस फंड में डिपॉजिटेड बैक कर दोगे, उस ईयर के एप्लीकेशन में आ जाएगा। वापस बोल रहा हूं, ध्यान देना। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 का पार्ट ए ये बोलता है, पार्ट 1 ये बोलता है कि अगर मान लो इस साल आपने कोई भी खर्चा किया, कोई भी एप्लीकेशन किया ट्रस्ट के पर्पस के लिए, लेकिन वो पैसा जो है वो आपने कॉर्पस फंड से विड्रॉ करके किया था, तो इस ईयर के अप्लाइड में वो नहीं आएगा, वो उस ईयर के अप्लाइड में आएगा जिस ईयर में आप वापस से वो पैसा कॉर्पस फंड में डिपॉजिटेड बैक करते हो। मींस इन फ्यूचर ईयर जिस ईयर में इनकम हुई उससे वापस से वो पैसा कॉर्पस फंड में डिपॉजिटेड बैक, इन्वेस्टेड बैक किया, उस ईयर के एप्लीकेशन में आ जाएगा। इसमें एक और पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो आपने क्या किया, इस साल में कोई एप्लीकेशन किया, वो आपने लोन मनी या बोरोइंग मनी से किया, मींस लोन या बोरोइंग से किया, तो वो इस ईयर के एप्लीकेशन में नहीं आएगा, वो उस ईयर के एप्लीकेशन में आएगा जिस ईयर में आप उस लोन या बोरोइंग का वापस से रीपेमेंट करते हो, उस ईयर के एप्लीकेशन में आ जाएगा। तो देखो, मैंने यहां पे 2 चीजें बोली और यहां पे कुछ अमेंडमेंट है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, जो आपको याद रखना है। इधर देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पे 2 चीजें बोली कि अगर मान लो आप इस साल में खर्चा करते हो, इस साल में आप एप्लीकेशन कर रहे हो, बट पैसा कहां से ला रहे हो, या तो कॉर्पस से पैसा विड्रॉ किया या आपने कोई लोन लेके पैसा लाया और उससे एप्लीकेशन किया, तो करंट ईयर के एप्लीकेशन में नहीं आएगा, वो उस ईयर के एप्लीकेशन में आएगा जिस ईयर में आप वापस से उसमें डिपॉजिटेड बैक करते हो कॉर्पस में, या फिर लोन का रीपेमेंट करते हो, उस ईयर के एप्लीकेशन में आ जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? जैसे मान लो ट्रस्ट ने इस साल खर्चा किया कोई कॉर्पस से पैसा विड्रॉ करके या फिर लोन लेके, और इस साल उन्होंने कंप्यूटर वगैरह खरीदे, तो इस साल के एप्लीकेशन में नहीं आएगा। फिर जिस ईयर में आगे जाके इनकम होगी और उस ईयर की इनकम से जिस ईयर में वो वापस से डिपॉजिटेड बैक इनटू कॉर्पस होगा या लोन का रीपेमेंट होगा, उस ईयर के एप्लीकेशन में वो आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, इस साल इन्होंने अमेंडमेंट किया है कि भाई साहब, इस एक्सप्लेनेशन में उन्होंने अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट क्या बोलता है पता है? पहली चीज तो ये कि आप जब अप्लाई कर रहे हो करंट ईयर में, तो करंट ईयर के एप्लीकेशन में तो नहीं आएगा, वो जिस ईयर में डिपॉजिटेड बैक करोगे या जिस ईयर में लोन का रीपेमेंट करोगे उस ईयर के एप्लीकेशन में आएगा। बट यहां पे कुछ कंडीशन डाली, और एक कंडीशन आपको याद रखनी है
कि जिस ईयर में आपने अप्लाई किया ना, जैसे करंट ईयर में पैसा आपने कॉर्पस से निकाला था या लोन लेके पैसा करंट ईयर में यूज किया था, तो गाइस करंट ईयर के एंड से 5 ईयर के अंदर अंदर वो पैसा वापस से डिपॉजिटेड बैक होना चाहिए इनटू द कॉर्पस, या फिर लोन का रीपेमेंट होना चाहिए, वो 5 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। तभी आप एप्लीकेशन ले सकते हो जिस ईयर में डिपॉजिटेड बैक या रीपेमेंट करोगे। तो 5 ईयर का यहां पे एक लिमिट डाला गया है, और वो लिमिट क्या बोलता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल इन करंट ईयर आपने कॉर्पस से पैसा विड्रॉ करके लोन लेके कुछ एप्लीकेशन किया इन द प्रीवियस ईयर 23-24, तो 23-24 के एंड से 24 का एंड होगा 31 मार्च 2024, 5 ईयर आप अगर काउंट करोगे 31 मार्च 2029, तो 29 तक आपको वो लोन को रीपेमेंट करना पड़ेगा, या फिर आप जो कॉर्पस फंड में वापस डिपॉजिटेड बैक करना पड़ेगा, तो ही आप एप्लीकेशन ले सकते हैं जिस ईयर में डिपॉजिटेड बैक या रीपेमेंट करोगे, अदरवाइज फिर वो एप्लीकेशन आपको मिलेगा ही नहीं। तो यहां पे कंडीशन क्या डाली है कि पहली चीज तो आपने जो कॉर्पस से पैसा निकाला था या लोन लेके जो पैसा यूज किया था, वो कहां पे यूज किया था, इंडिया में किसी पर्पस के लिए किया था, वो पैसा किसी और दूसरे ट्रस्ट को डोनेट नहीं किया था। उसके बाद में सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 या 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1A को आपने फुलफिल किया था, वो कोई पुराना ज्यादा एप्लीकेशन को सेट ऑफ वेट ऑफ नहीं किया आपने, एंड गाइस वो पैसा किसी ट्रस्टी के लिए वगैरह यूज नहीं किया, एंड गाइस जो लोन है वो आप रीपेमेंट कर रहे हो विद इन 5 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच दैट अमाउंट वाज यूज्ड। तो ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब एक बात समझना, इसमें जो स्टार्टिंग की कंडीशन है ना, वो तो इनबिल्ट है। यहां पे सिर्फ आपको एक कंडीशन है वो ध्यान रखनी है कि जो भी आप लोन का रीपेमेंट कर रहे हो या कॉर्पस में डिपॉजिटेड बैक कर रहे हो, वो विद इन 5 ईयर होना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच अमाउंट इज अप्लाइड फ्रॉम आउट ऑफ कॉर्पस और फ्रॉम द लोन अमाउंट। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन चलते हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 5 पे। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 ये बोलता है कि कभी भी ट्रस्ट का एप्लीकेशन अगर इनकम से ज्यादा हो जाता है, तो एप्लीकेशन इनकम से ज्यादा हो जाता है तो वो तो डेफिसिट आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है क्या डेफिसिट को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? आंसर इज नो, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, वो आपका लैप्स हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल कोई ट्रस्ट है, उसका इनकम जो है वो 100 था, इसमें से 15 आपने लेस कर दिया, 85 बचा। मान लो करंट ईयर में आपने 95 का अप्लाई कर दिया, तो 95 का अप्लाई कर दिया, तो यहां तो 10 तो नेगेटिव आ जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा। तो क्या इस 10 को अगले साल के एप्लीकेशन में ले सकते हैं? आंसर इज नो, आप नहीं ले सकते, यह आपका लैप्स हो जाएगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन है, दैट इज द पूरी सेक्शन 11 के लिए है, और ये एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान देना है गाइस। यहां पे ये एक्सप्लेनेशन ऐड की थी फाइनेंस एक्ट 2022 से, एंड ये भी असेसमेंट ईयर 22-23 से लग रही है, मींस प्रीवियस ईयर 21-22 से लग रही है। ये एक्सप्लेनेशन ये बोलती है कि अब ट्रस्ट जो है ना, वो खर्चे का एप्लीकेशन सिर्फ पेमेंट बेसिस पे ले सकता है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं ले सकता। ओनली एंड ओनली पेमेंट बेसिस पे ले सकता है, वो भले अकाउंटिंग मेथड कौन सा भी फॉलो कर रहा है। ट्रस्ट जो है वो इनकम रिकॉग्निशन के लिए अक्रूवल सिस्टम या कैश सिस्टम फॉलो करे उसकी मर्जी, लेकिन खर्चों का डिडक्शन है वो सिर्फ पेमेंट बेसिस पे ही मिलेगा। ये एक अमेंडमेंट किया है। एग्जांपल के लिए मान लो एक ट्रस्ट है, उसने क्या किया, कोई कंप्यूटर खरीदे ऑन द 29 मार्च और 40 लाख का पेमेंट था, कंप्यूटर का बिल 40 लाख का था। आउट ऑफ दैट सपोज 30 लाख पेमेंट दे मेड टिल 31 मार्च 2024, रिमेनिंग 10 लाख दे मेड इन द नेक्स्ट ईयर। गाइस 10 लाख का डिडक्शन नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, और 40 लाख का डिडक्शन, सॉरी 30 लाख का डिडक्शन है वो करंट ईयर में मिल जाएगा। तो बड़ा सिंपल है कि गाइस नाउ आपको जो एप्लीकेशन है ना, वो सिर्फ एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। अगर आपने एक्चुअल खर्चा किया तो ही आपको एप्लीकेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर आपके मन में ये डाउट आ जाएगा कि व्हाट अबाउट सर दैट एक्सप्लेनेशन, आपने जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में बताया था कि अगर मान लो वो आउटस्टैंडिंग है तो वो वहां पे वो एक लिख के दे सकते हैं, या फिर एक ऐसा भी तो ऑप्शन था कि नेक्स्ट ईयर में अप्लाइड कर देंगे। तो क्या वो ऑप्शन स्टिल वैलिड है या नहीं? राइट आंसर इज यस, वो वैलिड है ऑप्शन। मींस एक बात बताओ, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप पेमेंट नहीं कर पाए लेकिन आपके पास बिल आया, तो फिर आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लो ना। आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दो, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन था, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दो कि सर हम अगले साल उसको एक्चुअल अप्लाइड कर लेंगे, तो करंट ईयर में वो डीम टू बी अप्लाइड माना जाएगा। तो अगर ऑप्शन ले लेते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्शन ले लेते हो, मान लो पेमेंट नहीं कर पाए, तो ऑप्शन आपने एक्सरसाइज कर दिया, तो क्या चलेगा? आंसर इज यस, तो चलेगा, वो ऑप्शन है वो स्टिल वैलिड माने जाएंगे। चलिए उसके बाद एक सेक्शन आती है 11(2). 11(2) क्या बोलती है कि ट्रस्ट जो है वो मान लो 85% इनकम है, वो इस साल में अप्लाइड नहीं कर पाया, बट ट्रस्ट क्या करना चाहता है, उस पैसे को एक्यूमुलेट करना चाहता है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस के लिए। स्पेसिफिक पर्पस नॉर्मली बिल्डिंग हो सकता है, स्पेसिफिक पर्पस लाइब्रेरी हो सकता है, स्पेसिफिक पर्पस है एसी इंस्टॉल कराना हो सकता है, और उसके लिए बड़े ह्यूज खर्चे की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रस्ट क्या करता है कि अगर ट्रस्ट है वो कुछ इनकम को स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक्यूमुलेट करना चाहता है, तो गाइस यहां पे 11(2) का एक ऑप्शन है, और 11(2) का एक ऑप्शन ये बोलता है
कि अगर ट्रस्ट का 85% इनकम इस साल अप्लाइड नहीं हो पाया और ट्रस्ट उसको एक्यूमुलेट करना चाहता है तो ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन यह है कि ट्रस्ट को स्पेसिफिक पर्पस लिख के देना पड़ेगा, और पर्पस जो है वो लिख के देना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन यह है कि स्पेसिफिक पीरियड बताना पड़ेगा, एंड दैट पीरियड कैन बी मैक्सिमम 5 ईयर। तीसरी कंडीशन है कि जो भी पैसा एक्यूमुलेट करेगा वो किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट नहीं कर सकता। एंड चौथी कंडीशन यह है कि ट्रस्ट का वो पैसा है वो 11/5 के सेफ मोड में जाना चाहिए, सेफ इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। अगर ये ऑल 4 कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेता है तो ट्रस्ट को इस साल में वो इनकम है वो डीम टू बी अप्लाइड मानी जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक ट्रस्ट है वो टेंपल चलाता है और उसको टेंपल बनाना था, तो उसके लिए जो भी डोनेशन है वो क्या चाहता है कि मैं चाहता हूं कि उसको एक्यूमुलेट करना है, तो एक्यूमुलेट कर सकता है। उसमें 4 कंडीशन, पहली कंडीशन स्पेसिफिक पर्पस, दूसरी कंडीशन स्पेसिफिक पीरियड, तीसरी कंडीशन उस पैसे को किसी और ट्रस्ट को डोनेट नहीं कर सकते, एंड चौथी कंडीशन उसको 11/5 के सेफ मोड में डालना पड़ेगा। यहां पे एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, उस फॉर्म को बोला जाता है फॉर्म नंबर 10, और ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है एटलीस्ट 2 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 2 महीने पहले ये फॉर्म है वो फाइल करना पड़ेगा एओ को, तो ट्रस्ट है ये एक्यूमुलेशन का बेनिफिट ले सकता है। अब यहां पे एक चीज समझना, यहां पे मैक्सिमम 5 ईयर के लिए एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मान लो 5 ईयर्स के बीच में कोई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया कि चलो यहां तो मंदिर नहीं बनाओगे, या यहां तो जो है मान लो कोई बना रहा है मस्जिद बना रहा है, मस्जिद नहीं बनाओगे, और कोर्ट का ऑर्डर आ गया, और कोर्ट का ऑर्डर 15 साल तक रहा, तो 15 साल तक उस पर स्टे रहा, स्टे आ गया, तो क्या वो 15 साल जो है वो तो 5 ईयर तो एक्सपायर हो जाएंगे। तो राइट आंसर है, इन्होंने बोला कि अगर कोई कोर्ट का अगर स्टे ऑर्डर आया तो जितना स्टे ऑर्डर है उतना वो 5 ईयर्स का आपका टाइम लिमिट है उससे एक्सटेंड हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे गाइस अगर 11(2) का वायलेशन हो गया, 11(2) का वायलेशन कब हो सकता है? सबसे पहले अगर मान लो आपने कोई पैसा जो एक्यूमुलेट किया था 11(2) में वो आपने कोई गलत पर्पस के लिए यूज कर दिया, मींस अदर पर्पस के लिए अदर देन स्पेसिफिक पर्पस। दूसरा, अगर आपने जो 5 ईयर्स के लिए एक्यूमुलेट किया था तो उसको 5 ईयर्स में यूज नहीं किया, क्योंकि अगर 5 ईयर्स के लिए आप एक्यूमुलेट करते हो तो 5 ईयर्स में उस पैसे को यूज करना पड़ेगा। 5 ईयर्स कहां से काउंट होंगे? करंट ईयर, जिस ईयर में एक्यूमुलेशन किया उस प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, नेक्स्ट 5 ईयर लो। अगर आपने 4 ईयर के लिए एक्यूमुलेट किया तो 4 ईयर में अप्लाइड करना है, अगर 5 ईयर के लिए किया तो 5 ईयर में, 3 ईयर के लिए किया तो 3 ईयर में। तीसरा, अगर मान लो आपने किसी और ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, या चौथा 11(5) का वायलेशन हो गया। तो गाइस अगर यहां पे वायलेशन हो जाता है ना, तो जो भी वायलेटेड अमाउंट रहेगा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 115 बीबीआई एट द रेट 30%। सीधा 30% से टैक्सेबल कर दो अंडर सेक्शन 115 बीबीआई। और कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? अगर गलत पर्पस के लिए यूज किया तो जिस ईयर में गलत पर्पस के लिए यूज किया उस ईयर में टैक्सेबल कर दो। अगर आपने 5 ईयर्स के लिए एक्यूमुलेट किया था, 5 ईयर्स में यूज नहीं हुआ तो 5th ईयर में टैक्सेबल कर दो। अगर आपने किसी और ट्रस्ट को डोनेट कर दिया तो डोनेट जिस ईयर में किया उस ईयर में कर दो। एंड अगर मान लो आपने 11(5) का वायलेशन कर दिया तो जिस ईयर में 11(5) का सेफ मोड का वायलेशन होगा उस ईयर में वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात समझता है, यहां पे एक सेक्शन आती है 13(9). 13(9) सेक्शन ये बोलती है कि भाई साहब अगर आपको ये 11(2) का एग्जेम्पशन चाहिए ना तो आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाइड और करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, आपको उस ईयर का रिटर्न है वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले फाइल करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट होता है दैट इज द 31st अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि उस ईयर में आप जो ये फॉर्म नंबर 10 लिख के दे रहे हो ना, ये फॉर्म नंबर 10 अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपको देना पड़ेगा। मींस अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपको ये डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा एंड रिटर्न भी टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपको 11(2) का बेनिफिट मिल जाएगा। मींस 11(2) का बेनिफिट कब नहीं मिलेगा? या तो आपने अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग डिक्लेरेशन नहीं दिया या फिर रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया। अब आपका डाउट ये रहेगा कि सर एक बात बताओ, यहां तो बोला हुआ है कि एटलीस्ट 2 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपको डिक्लेरेशन देना है, लेकिन यहां पे आप बोल रहे हो कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक दिया तो भी चलेगा। तो सर ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि यहां पे आप बोल रहे हो कि एटलीस्ट 2 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट 31st अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर आता है। 2 मंथ पहले जाओगे तो 31st अगस्त आएगा। तो 31st अगस्त से पहले देना है या फिर 31st अक्टूबर से पहले देना है? तो फिर यहां पे सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन दिया और सीबीडीटी ने एक सर्कुलर निकाला दैट इज सर्कुलर नंबर 6 2023। और सीबीडीटी ने सर्कुलर में यह बोला है कि देखो हमने लॉ में यह डाला है कि आपको 31st अगस्त से पहले पहले डिक्लेरेशन, ये वाला 10 वाला एज वेल एज द जो 9A वाला, जो 2 ऑप्शन थे ना वो आउटस्टैंडिंग वाला एंड एनी अदर रीजन वाला, वो आपको 31st अगस्त से पहले पहले एओ को देने चाहिए। लेकिन हमने ये क्यों डाला है? जिससे कि टैक्स ऑडिटर ऑडिट करता है, जब ऑडिट आप करते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो 30 सितंबर को कर रहा है, तो ऑडिट करते टाइम वो उसको कंसिडर कर सके। लेकिन अगर आपने 31st अक्टूबर तक भी आपने डिक्लेरेशन दे दिया अंडर फॉर्म नंबर 9A या फिर फॉर्म नंबर 10 तो चलेगा, हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे।
तो कुल मिला के आज की डेट में मैं बताऊं ना, जो 2 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इस सेक्शन में जो डाला है एज वेल एज द एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में डाला है, उसका रियल लाइफ इंप्लीकेशन नहीं है। क्योंकि लास्ट में जाके सीबीडीटी ये बोलती है कि चलो आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक भी अगर आपने डिक्लेरेशन दे दिया तो हम आपका एग्जाम्पशन डिनाई नहीं करेंगे, हम आपको एग्जाम्पशन दे देंगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आती है 11.4 एंड 11.4A। ये सेक्शन ये बोलती है कि ट्रस्ट कोई भी अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस का इनकम भी एग्जेम्प्ट होगा क्या? मींस जो बिजनेस करेगा तो पीजीबीपी का इनकम आएगा। अब वो पीजीबीपी का जो नेट प्रॉफिट आता है क्या उसको भी ऐसा करेंगे 15%, 85% अप्लाइड वगैरह वैसा करेंगे क्या? उस पे भी 11-12 का एग्जाम्पशन मिलेगा या नहीं? तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं आंसर इज यस इफ दैट बिजनेस इज इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट। जैसे इस्कॉन टेंपल है तो इस्कॉन टेंपल वाले क्या करते हैं, गीता की बुक प्रिंट करके बेचते हैं। तो गीता की बुक जो प्रिंट करके बेच रहे हैं वो जो बिजनेस है वो इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट है। तो गीता की बिजनेस की जो बुक है वो बुक से जो प्रॉफिट रहेगा वो बिजनेस का प्रॉफिट भी 15%, 85% और अप्लाइड वगैरह वैसा करेंगे। लेकिन उसमें कंडीशन है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करना पड़ेगा। मींस जो बिजनेस है उस बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आपको सेपरेटली मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर ने मान लो आपका असेसमेंट किया वो बुक्स वाले बिजनेस का, गीता की बुक वाले बिजनेस का, एंड अगर असेसिंग ऑफिसर ने इनकम को बढ़ा दिया, अगर असेसिंग ऑफिसर ने वो पीजीबीपी की इनकम को बढ़ा दिया तो जितना इनकम असेसिंग ऑफिसर ने बढ़ाया वो तुम्हारा कंसीलमेंट ऑफ इनकम माना जाएगा और उसके सामने फिर कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। देखो गीता की बुक का बिजनेस है जो इस्कॉन टेंपल का, फॉर एन एग्जांपल उससे उनका इनकम हुआ पीजीबीपी का 1 करोड़। तो वो 1 करोड़ पे आप 15%, 85% अप्लाइड वगैरह करिए। बट मान लो उन्होंने एओ ने असेसमेंट किया और एओ ने वो गीता की बुक्स जो बेचने का बिजनेस था उसकी इनकम 1 करोड़ से रेज करके 1.2 करोड़ कर ली। तो जो 20 लाख का इनकम बढ़ाना, इस 20 लाख की इनकम के सामने आपको फिर कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और वो 20 लाख पे फिर ट्रस्ट को टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद में एक सेक्शन 11.5 आती है। 11.5 बेटा सेफ मोड, और ये सेक्शन हर जगह लगेगी। एक चीज ध्यान रखना, जो कॉर्पस डोनेशन था वो सेफ मोड में होना चाहिए। उसके साथ साथ में जो आपका 11.2 वाला जो ऑप्शन था वो भी आपका सेफ मोड में पैसा जाना चाहिए। आगे जाके मैं आपको सेक्शन 13 में ये बता दूंगा ट्रस्ट का जितना भी पैसा है वो सेफ मोड में होना चाहिए। अगर ट्रस्ट का पैसा सेफ मोड में नहीं गया तो ध्यान रखना वो सीधा टैक्सेबल हो जाता है एट द रेट 30% अंडर सेक्शन 115 बीबीआई। अंडर सेक्शन 115 बीबीआई पूरा 30% से टैक्सेबल हो जाएगा जितना पैसा आपने सेफ मोड में नहीं डाला। अब आप बोलोगे सेफ मोड कैसे याद रखे? तो देखो सेफ मोड का मतलब होता है आप क्या करते हैं, या तो कि गवर्नमेंट के सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप याद रखिए, या फिर आप यूटीआई की यूनिट्स खरीदते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी सिक्योरिटी खरीदते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा डालते हैं, या फिर आप यूटीआई की यूनिट्स खरीदते हैं, या फिर आप डिबेंचर खरीदते हैं कैसी किसी भी कंपनी के जिसको गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, ऐसी कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदते हैं, या इक्विटी शेयर खरीदते हैं डिपॉजिटरी के। डिपॉजिटरी का मतलब होता है तुम्हारा सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, उसके शेयर खरीदते वो चलेगा, या फिर कोई भी स्टॉक सर्टिफिकेट खरीदते जो कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015 में दे रखा है, या शेयर्स खरीदते एनएसडीसी के, या फिर शेयर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड सब्सिडरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एनएससी बीएससी के शेयर खरीदते तो चलेगा। तो कुल मिला के एक बात बताऊं, ये जो पहला वाला पार्ट था उसमें आपको ऐसा याद रखना है कि या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदते हैं, यूटीआई की यूनिट्स खरीदते हैं, या फिर डिपॉजिटरी के शेयर्स खरीदते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज के शेयर खरीदते हैं करके, ठीक है, तो वो तुम्हारा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। बट रिलायंस के शेयर खरीद सकते हैं? नहीं। पेटीएम के शेयर खरीद सकते हैं? नहीं। इन सब कंपनीज के शेयर नहीं खरीद सकते, सिर्फ डिपॉजिटरीज के शेयर खरीद सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के शेयर खरीद सकते हैं। दूसरा बोलते हैं कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं, या फिर कोई भी शेड्यूल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के साथ में डिपॉजिट करते हैं। तो या तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में पैसा डालते हैं, या कोई शेड्यूल बैंक के साथ में अकाउंट में पैसा डालते हैं, एफडी वगैरह, आरडी वगैरह, सेविंग बैंक अकाउंट वगैरह, करंट अकाउंट वगैरह, वहां पैसा पड़ा है चलेगा। कोऑपरेटिव बैंक में पैसा पड़ा है चलेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक में पैसा पड़ा है चलेगा, लेकिन यहां पे एनबीएफसी नहीं लिखा हुआ। ध्यान रखना गाइस, और एग्जामिनर वहीं पे कैच करता है कि अगर आपने एनबीएफसी में पैसा डाला तो फिर वायलेशन हो गया, और एनबीएफसी में पैसा डाला तो वायलेशन हो गया, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 115 बीबीआई एट द रेट 30%। तीसरा क्या बोलता है कि अगर कोई भी ट्रस्ट है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और डिपॉजिट कर सकता है इन एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब होता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब एग्जांपल के लिए आज की डेट में बीपीसीएल है, या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, या फिर आपके जो भेल है, जितनी भी आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, आईआरसीटीसी है, रेलवे है, तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी में आएगा। तो इनकी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इनके साथ में डिपॉजिट कर सकता है। लेकिन सर क्वेश्चन ये आता है कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी आगे जाके पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही तो क्या होगा? जैसे एग्जांपल के लिए आज की डेट में आपका आईओसीएल करके कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो पब्लिक सेक्टर है।
लेकिन आईओसीएल को फॉर एन एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खरीद लिया, तो क्या होगा? अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खरीद लिया तो लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि पब्लिक सेक्टर कंपनी, जिस डेट पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही उस डेट से लेके अगले 3 साल तक अगर आपके पास रिलायंस के शेयर है चलेगा, वो तुम्हारा लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। मिस पब्लिक सेक्टर कंपनी, जिस डेट को पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही उस डेट से नेक्स्ट 3 इयर्स तक अगर आपका इन्वेस्टमेंट रिलायंस में है, एज रिलायंस के शेयर होल्ड करते हो, वो लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। लेकिन जैसे ही 3 इयर्स एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद इलेजिटिमेट हो जाएगा और आपके लिए इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। मिस वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, वायलेशन माना जाएगा 11(5) का। लेकिन अगर मान लो आपने आईओसीएल के कोई बॉन्ड्स खरीदते थे, डिवेंचर खरीदे थे, तो जब तक वो मैच्योर नहीं होते, मैच्योरिटी भले वो 3 साल के बाद है, 10 इयर्स बाद मैच्योरिटी है, वो मैच्योरिटी जब तक आएगी ना तब तक ये माना जाएगा कि आपका लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट है करके। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द बॉन्ड्स ऑफ अप्रूव्ड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या पब्लिक कंपनीज प्रोवाइडिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है उन कंपनीज के, जो अप्रूव्ड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या पब्लिक कंपनीज है, उनके बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं चलेगा, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो चलेगा। उसके बाद में एक सेक्शन 11(6) आती है, वो ये बोलती है कि अगर मान लो जब आप कोई भी असेट खरीदते हो तो असेट्स को भी तो आप अप्लाइड में ले सकते हो, और जब असेट को आप अप्लाइड में ले सकते हो तो क्या उस पर डेप्रीशिएशन अलाउ होगा? आंसर इज नो, उस पर डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा भाई, डबल डिडक्शन थोड़ी ले सकते हो। तो अगर कोई असेट है उसको ही आपने अप्लाइड में ले लिया तो फिर उस पर डेप्रीशिएशन है वो आपको अलाउ नहीं होगा। उसके बाद एक सेक्शन आती है 11(7). 11(7) ये बोलती है कि गाइस जब कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, और ट्रस्ट क्या करता है 11-12 में एग्जेम्पशन लेता है। 11-12 में एग्जेम्पशन लेता है। 11-12 में कैसे एग्जेम्पशन लेता है कि भाई 15%, 85% अप्लाइड वगैरह वैसा करता है। तो अगर कोई इनकम ऐसी है जिसपे 10 में एग्जेम्पशन मिलता है तो क्या 10 का एग्जेम्पशन ले सकता है या नहीं? जैसे मान लो आज की डेट में तो ऐसा नहीं होता, पहले डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता था, यूटीआई म्यूचुअल फंड से इनकम होती थी वो भी एग्जेम्प्ट होती थी अंडर सेक्शन 10। तो क्या वो 10 की एग्जेम्पशन ले सकता है या नहीं? आंसर इज नो। यहां पे लॉ मेकर्स ने ये बोला कि जब ट्रस्ट है वो 11 की एग्जेम्पशन ले रहा है तो 10 की सीरीज की वो कोई भी एग्जेम्पशन नहीं ले सकता, लेकिन उसके 3 एक्सेप्शन है, 3-4 एक्सेप्शन है। कौन कौन से? एक तो 10(1) का एग्जेम्पशन ले सकता है, एक 1023C का एग्जेम्पशन ले सकता है, एक 1023EC का एग्जेम्पशन ले सकता है, 1046 का एग्जेम्पशन ले सकता है, 1046A का एग्जेम्पशन ले सकता है। अब एक बात समझना, यहां 10(1) का मतलब होता है एग्रीकल्चर इनकम। तो अगर कोई ट्रस्ट है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है तो एग्रीकल्चर इनकम जो होगी ना वो पूरी एग्जेम्प्ट है, उसमें फिर वो 85%, 15% करने की जरूरत नहीं है, वो 10(1) का एग्जेम्पशन ले सकता है और बाकी वाली इनकम पे 15%, 85% वैसा कर सकता है। ये 1023C मैं आपको आगे जाके बताऊंगा 1023C कौन सा वाला ले सकता है। जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं, छोटे छोटे कॉलेजेस होते हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनका टोटल ग्रॉस रिसीट 5 करोड़ से कम है, तो उस पे सीधा एग्जेम्पशन ले सकता है ट्रस्ट। तो जैसे मान लो तिरुपति बालाजी ट्रस्ट है, उनका एक तो ट्रस्ट है, उसके साथ साथ उन्होंने कोई स्कूल चालू कर दी और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ग्रॉस रिसीट अप टू 5 करोड़ है, तो उसकी इनकम पे पूरा एग्जेम्प्ट कर दो, फिर वो 85%, 15% वगैरह करने की जरूरत नहीं है। और ये बाकी जितने भी पॉइंट है ना, ये गवर्नमेंट ट्रस्ट वगैरह से रिलेटेड है, इसको आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा। तो इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊं, अगर कोई ट्रस्ट है वो 11-12 का एग्जेम्पशन लेता है तो 11-12 की एग्जेम्पशन के साथ में वो 10 की सीरीज की कोई एग्जेम्पशन नहीं ले सकता, बट 10(1) एक तो एग्रीकल्चर इनकम पे ले सकता है, और दूसरा 1023C में आप इतना याद रखो कि जो छोटे छोटे कॉलेजेस होते हैं, छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, जिनका एग्रीगेट ग्रॉस रिसीट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, वो पूरा एग्जेम्प्ट करा सकता है, उसका इनकम वो ले सकता है 1023C, 111AD एंड 111AE करके, जो अपन आगे जाके देखेंगे करके। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आती है, दैट इज द सेक्शन नंबर 12A। नेक्स्ट सेक्शन आती है, दैट इज सेक्शन नंबर 12A। 12A ये बोलती है कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 11-12। एक बात समझना, अपन ने जो भी 11-12 सेक्शन पढ़ा ना, वो 11-12 का एग्जेम्पशन आपको तभी मिलेगा जब 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये कि जो ट्रस्ट है वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सेक्शन 12AB के में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उस ट्रस्ट का टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन, मींस ये एग्जेम्पशन वगैरह लेने से पहले, मींस आप ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस इनकम समझ लो, ग्रॉस रिसिट समझ लो, तो कोई ट्रस्ट है उसका जो टोटल इनकम है बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन में जो ग्रॉस रिसिट है वो मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन है, तो ट्रस्ट को क्या करना पड़ेगा? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी, उसके साथ साथ में उसकी ऑडिट करानी पड़ेगी एंड ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ेगी विद इन द टाइम लिमिट ऑफ ऑडिट। सो ऑडिट का टाइम लिमिट होता है 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, तब तक उसको क्या करानी पड़ेगी? ऑडिट करानी पड़ेगी। तो देखो, ट्रस्ट को एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 12AB में।
12 AB में रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, अगर उसका इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी और उसकी ऑडिट करानी पड़ेगी और ऑडिट रिपोर्ट है वो फर्निश करनी पड़ेगी। अब एक बात समझना, उसके साथ साथ में एक कंडीशन ये भी है कि ट्रस्ट को अगर एग्जामिशन चाहिए तो ट्रस्ट को अपना रिटर्न है वो फाइल करना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट गिवन अंडर सेक्शन 139(1) और 139(4). 139(4) का मतलब होता है बिलेटेड रिटर्न। आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जामिशन मिल जाएगी, बट एटलीस्ट बिलेटेड रिटर्न तक का जो टाइम है तब तक आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो देखिए 3 कंडीशन हो गई। पहला, 12 AB में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी और उसकी ऑडिट करानी पड़ेगी। एंड तीसरा, ट्रस्ट को अपना रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा, आइदर अंडर सेक्शन 139(1) या 139(4) में जो टाइम लिमिट दे रखी है तब तक। अब एक बात समझना, ये ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे चलता है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस से रिलेटेड इस बार शायद एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है बहुत सारी चीजें 1/4/2021 से ऑलरेडी हो चुकी है। तो अभी ये पहला जो पॉइंट है उस पर तो नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अब एक बात समझना, ये क्या बोलता है गाइस, पहले जो ट्रस्ट होते थे ना वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ करते थे अंडर सेक्शन 12A या 12AA में। अब इनको क्या बोला, सबको आपको आना पड़ेगा 12 AB में। तो 12 AB में इन सिंपल वर्ड इनको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 12 AB में। तो क्वेश्चन ये आता है, ये 12 AB में जब उनको कन्वर्जन कराना है तो कन्वर्जन कब तक कराना है। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जो भी ट्रस्ट पुराने रजिस्टर्ड थे ऑलरेडी 12A में या 12 AB में, उनको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 12 AB। और 12 AB में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करने का टाइम लिमिट है वो 3 मंथ फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेक्शन। मींस ये सेक्शन जब आई थी, अमेंडमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2021 से, तो 1 अप्रैल 2021 से 3 मंथ के अंदर अंदर एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। और 3 मंथ के अंदर अंदर एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, मींस 30 जून 2021 तक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी इन द फॉर्म नंबर 10A करके। बट गाइज ये जो डेट है ना, इसको एक्सटेंड कर दिया सीबीडीटी ने। एज पर द सीबीडीटी सर्कुलर इस डेट को एक्सटेंड किया गया टिल 30 सितंबर 2023 के 30 सितंबर 2023 तक वो क्या कर सकते हैं, 12AA से 12AB में कन्वर्जन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब एक बात समझना, अगर कोई ट्रस्ट ने कन्वर्जन के लिए एप्लीकेशन किया तो यहां पे सीआईटी पीसीआईटी जो है वो उसको रजिस्ट्रेशन दे देंगे अंडर सेक्शन 12AB। बट कब तक देंगे, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड। तो जिस ईयर में एप्लीकेशन रिसीव हुआ उस मंथ के, बेसिकली जिस मंथ में एप्लीकेशन रिसीव हुआ उस मंथ के एंड से 3 मंथ के अंदर अंदर उसको 12AB में रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे। और वो रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए देंगे, वो रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए देंगे। एंड गाइस एग्जाम्पशन आपको पहले से मिल रहा है तो एग्जाम्पशन आपको मिलता रहेगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि जो भी तुम्हारे एग्जिस्टिंग ट्रस्ट थे जो 12A 12AA में, इनको रिकन्वर्ट करवाना पड़ेगा, अपने आप को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा अपने आप को किस में, 12AB में। एप्लीकेशन कब तक करना है, दैट इज द 30 जून 2021 तक। बट एज पर सीबीडीटी सर्कुलर उन्होंने ये टाइम लिमिट बढ़ा के 30 सितंबर 2023 तक कर दिया कि इस डेट तक आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जिस मंथ में एप्लीकेशन किया उस मंथ के एंड से, जिस मंथ में एप्लीकेशन किया उस मंथ के एंड से 3 मंथ के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रेशन दे देंगे 5 ईयर के लिए। एंड विदाउट इंक्वायरी, यहां पे डिपार्टमेंट आपकी कोई भी इंक्वायरी नहीं करेगा। दूसरा, अगर आपने कोई नया ट्रस्ट बनाया, क्या बनाया, नया ट्रस्ट, अगर कोई नया ट्रस्ट बनाते हो और वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको एप्लीकेशन कब तक करना पड़ेगा। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि देखिए, अगर नया ट्रस्ट है ना तो जब उसका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने वाला है उस प्रीवियस ईयर से एटलीस्ट 1 मंथ पहले उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या 1 अप्रैल से लेंगे, आंसर इज नो। प्रीवियस ईयर बेसिकली जब भी कोई नया एक्टिविटी होता है, नया ट्रस्ट बनता है, तो जिस दिन वो एक्टिविटी चालू करेगा उस डेट से प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा। नॉर्मली प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से होता है, लेकिन गाइस जिस ईयर में आप नया कोई बिजनेस चालू करते हो, नया एक्टिविटी चालू करते हो, नया सोर्स ऑफ इनकम है, तो उस ईयर का प्रीवियस ईयर उस डेट से चालू होता है जिस डेट को आपका नया एक्टिविटी चालू हुआ। तो जब ट्रस्ट का नया एक्टिविटी चालू होने वाला है उससे एटलीस्ट 1 मंथ पहले है, उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो जैसे हम सब ने मिलके एक ट्रस्ट बनाया, बीबी बाबा का ट्रस्ट, ठीक है, और वो ट्रस्ट बनाया अभी हमने, हम एक्टिविटी चालू करने वाले हैं मान लो 1-2 महीने बाद, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जब एक्टिविटी चालू होने वाला है तब से अपना प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा, तो उससे एटलीस्ट 1 मंथ पहले है हमको एप्लीकेशन करना पड़ेगा इन द फॉर्म नंबर 10A। और जैसे ही हम एप्लीकेशन करेंगे विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड, हमको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा गाइस। लेकिन हमको रजिस्ट्रेशन मिलेगा 3 इयर्स के लिए, ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये जो 3 इयर्स के लिए हमको रजिस्ट्रेशन मिलेगा ना, ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हमको मिल जाएगा। और जिस ईयर में हमने एप्लीकेशन किया था उस प्रीवियस ईयर से हमको 3 इयर्स के लिए वो प्रीवियस ईयर, उसका अगला वाला एंड उसके अगले वाला, 3 प्रीवियस ईयर के लिए हमको जो है वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब एक बात समझना,
अब जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसमें भी वो लोग कोई भी इंक्वायरी नहीं करेंगे। मींस एक तो जो कन्वर्जन वाला था वहां कोई इंक्वायरी नहीं होगा, एक जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है उसके लिए इंक्वायरी नहीं होगा। लेकिन एक बात समझना, जब आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराया तो अब आपको आगे जाके फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा। लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कब तक करना पड़ेगा? तो गाइस फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा कब तक पता है? या तो जब आपने एक्टिविटी चालू कर दी, उस एक्टिविटी चालू की उस डेट से विद इन द 6 मंथ, मींस एक्टिविटी चालू की उस डेट से विद इन द 6 मंथ, मींस एक्टिविटी चालू की उसके 6 महीने के अंदर अंदर, या फिर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जब आपका एक्सपायर हो रहा है उससे एटलीस्ट 6 मंथ पहले। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो एक्सपायरी की डेट है उससे एटलीस्ट 6 मंथ पहले, विच एवर इज अर्लियर, मींस दोनों में से जो अर्लियर वाला डेट रहेगा ना, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, यहां फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इन द फॉर्म नंबर 10AB। अब आप जब फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय द कमिश्नर, वो आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन दे देगा। लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको 5 इयर्स के लिए देगा, और यहां पे पूरी इंक्वायरीज वगैरह करने के बाद आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। लेकिन सर एक बात बताइए, क्या फाइनल रजिस्ट्रेशन हमको फ्रेश 5 इयर्स के लिए मिलेगा या इंक्लूडिंग दैट 3 प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वाले ईयर? राइट आंसर इज इंक्लूडिंग दैट 3 प्रोविजनल वाले ईयर। तो प्रोविजनल वाले ईयर एंड यू कैन से दैट द 3+2 है, उसमें आपको ऐसे फाइनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो देखो मैंने अभी तक क्या पढ़ा है, अगर आपका कोई नया ट्रस्ट है तो जब आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने वाला है उससे एटलीस्ट 1 मंथ पहले आपको एप्लीकेशन करना है। जैसे ही एप्लीकेशन किया उस मंथ के एंड से 1 मंथ के अंदर अंदर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा फॉर द 3 असेसमेंट ईयर रजिस्टर किया जाएगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब तक करना है? जैसे ही आपका एक्टिविटी स्टार्ट हुआ, एक्टिविटी स्टार्ट होने के 6 महीने के बाद के अंदर अंदर, या फिर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है उससे एटलीस्ट 6 महीना पहला, विच एवर इज अर्लियर रहेगा, तब तक आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बात समझना, अगर ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया है 12AB में 5 इयर्स के लिए, तो फिर आपको हर 5 ईयर बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। एवरी आफ्टर 5 ईयर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। और रिन्यू के लिए एप्लीकेशन आपको कब तक करना पड़ेगा तो पता है? रिन्यू के लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि जैसे ही आपका वो 5 इयर्स का पीरियड है वो जब एक्सपायर होने वाला है, एटलीस्ट 6 मंथ पहले, एटलीस्ट 6 मंथ पहले जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मींस रिन्यू के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जैसे ही आपने एप्लीकेशन किया उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर आपको वो रजिस्टर करेंगे और वो वापस आपको 5 ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, बट विद इंक्वायरी। वो इंक्वायरी वगैरह करने के बाद में फिर 5 इयर्स के लिए आपको रजिस्टर्ड कर देंगे। उसके बाद एक और चीज समझना, अगर कोई ट्रस्ट है उसने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट में कोई मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन किया है, तो जैसे ही उसने मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन किया ना, उस डेट से 30 डेज के अंदर अंदर उनको वापस से री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे एक ट्रस्ट है, उसका मान लो ऑब्जेक्ट पहले मेडिकल था लेकिन वो एजुकेशन में आ गया, तो एजुकेशन में आया तो जब मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो जैसे ही मॉडिफिकेशन होता है उस डेट से 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने अप्लाई किया तो विद इन द 6 मंथ पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ दैट मंथ वो आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे 5 इयर्स के लिए, बट ये भी इंक्वायरी करने के बाद देंगे। अब एक बात समझना, पॉइंट नंबर 6 है वो अभी आपको नहीं समझेगा, छोड़ दीजिए। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको बोला कि अगर कोई ट्रस्ट है जो नया ट्रस्ट है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मान लो ऐसे भी तो बहुत सारे ट्रस्ट है जो पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, बट उन्होंने आज तक कभी रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं। तो सर उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं लिया, ना तो वो 12A में रजिस्टर्ड थे, ना 12AA में रजिस्टर्ड थे, ना 12AB में रजिस्टर्ड थे, और अब वो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो क्या उनको भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? कैसे करेंगे प्रोविजनल के लिए? क्योंकि प्रोविजनल में तो ये बोला हुआ है ना कि जैसे ही आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है उससे 1 महीने पहले, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। उनका प्रीवियस ईयर तो ऑलरेडी पहले से स्टार्टेड है। तो उनके लिए सीबीडीटी ने इस बार क्लेरिफाई किया और सीबीडीटी ने बोला कि भाई साहब 1 अक्टूबर 2023 से ऐसा कोई ट्रस्ट है जो ऑलरेडी एक्टिविटी कमेंस कर चुका है और उसने आज तक कभी भी कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, कोई भी एग्जेम्पशन नहीं लिया है, तो उसको क्या करना है, सीधा ही फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। जो ये है ना तीसरे नंबर पे फाइनल रजिस्ट्रेशन, ये फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए उसको अप्लाई करना है, उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सीधा फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो और जिस मंथ में आपने अप्लाई किया उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा विद इंक्वायरीज। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है वो सेक्शन 12AB में दे रखा है। 12AB ये बोलता है कि अगर मान लो आप जैसे वो कन्वर्जन वाला केस है ना, तो उसमें तो विदाउट इंक्वायरी आपको 5 ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा।
अगर आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें भी सीआईटी पीसीआईटी है वो कुछ भी इंक्वायरी नहीं करेंगे और आपको 3 इयर्स के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देंगे। लेकिन गाइस अगर मान लो बाकी किसी भी केस में आप अगर एप्लीकेशन कर रहे हो, जैसे या तो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए या आफ्टर 5 ईयर रिन्यू के लिए या मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन के लिए, तो उस केस में क्या होगा कि सीआईटी पीसीआईटी अपने आप को सेटिस्फाइड करेंगे कि आपके ट्रस्ट की जो एक्टिविटी है वो जेन्युइन है या नहीं है। उसके साथ साथ में आप किसी और लॉ को अगर कंप्लाई करना है, जैसे जीएसटी वगैरह, मान लो कोई दूसरा लॉ भी लगता है तो उसको आप कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं, जो फेमा वगैरह है उसको कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। एंड भैया वो उसके साथ साथ में ये भी देखेंगे करके, ठीक है, कि भैया जो भी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव सही है या नहीं। तो इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊं कि देखो, जब भी आप देखो पहले वाले 2 थे ना, उसमें तो क्या होता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एंड कन्वर्जन, वो तो बिना इंक्वायरी के दे देंगे। बट जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो या आफ्टर 5 इयर्स, तो उसमें सीआईटी पीसीआईटी आपका पूरा इंक्वायरी करेंगे, मींस इन डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद में आपको वो रजिस्ट्रेशन देंगे करके, ठीक है। उसके बाद वो अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे और देखेंगे कि आपकी एक्टिविटी जेन्युइन है या नहीं, और वो एक ऑर्डर पास कर देंगे, या तो आपको रजिस्टर कर देंगे या फिर रिफ्यूज टू रजिस्टर कर देंगे, या तो आपको रजिस्टर कर देंगे या फिर रिफ्यूज टू रजिस्टर कर देंगे। एंड गाइस उसके साथ साथ में अगर मान लो पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे रखा है और उन्होंने रिफ्यूज टू रजिस्ट्रेशन किया तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर देंगे। चलिए अब एक और चीज समझना, एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जिसपे आपको ध्यान देना है। लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर मान लो कोई ट्रस्ट है, उसको मान लो रजिस्ट्रेशन दे दिया, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन या फाइनल रजिस्ट्रेशन कोई भी दे दिया, लेकिन बाद में जाके अगर सीआईटी को लगता है कि उस ट्रस्ट ने कोई स्पेसिफाइड वायलेशन कर दिया है, स्पेसिफाइड वायलेशन कर दिया, क्या कर दिया, स्पेसिफाइड वायलेशन कर दिया। अगर सीआईटी पीसीआईटी को लगता है कि उस ट्रस्ट ने स्पेसिफाइड वायलेशन कर दिया, अब आप बोलोगे स्पेसिफाइड वायलेशन क्या होता है, तो स्पेसिफाइड वायलेशन को यहां डिफाइन कर रखा है। स्पेसिफाइड वायलेशन का मतलब अगर कोई ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट ने अपना इनकम अपने ऑब्जेक्ट को छोड़ के किसी अदर ऑब्जेक्ट के लिए मान लो यूज किया, या तो ट्रस्ट ने जो इनकम है वो किसी और ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर दिया, या फिर ट्रस्ट कोई ऐसा बिजनेस करने लगा जो नॉन इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट है, मींस इंसिडेंटल बिजनेस नहीं है, या फिर इंसिडेंटल बिजनेस है लेकिन उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, या फिर ट्रस्ट है वो किसी प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए काम कर रहा है, सिर्फ मान लो मैंने कोई ट्रस्ट बनाया, मैं और मेरे घर वाले ही दर्शन करेंगे भगवान के, ऐसा कर रहा है, या ट्रस्ट जो है वो पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी या कास्ट के लिए काम करने लग गया, या ट्रस्ट की एक्टिविटी है वो जेन्युइन नहीं है और जिस कंडीशन पे उसको रजिस्ट्रेशन दिया था उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली ट्रस्ट काम नहीं कर रहा है, या ट्रस्ट कोई दूसरे लॉ का वायलेशन कर देता है, जैसे फेमा वगैरह का वायलेशन कर देता है। एंड एक और पॉइंट यहां डाला है कि ट्रस्ट जो है उसने अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है वो उस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन डाली है या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन डाली है तो उस पर्टिकुलर केस में ये भी स्पेसिफाइड वायलेशन माना जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। एंड गाइस कमिश्नर क्या करेगा, अगर मान लो सीआईटी पीसीआईटी को पता चलता है कि स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ है। स्पेसिफाइड वायलेशन क्या होता है कि अगर मान लो ट्रस्ट है वो क्या कर रहा है, अपने इनकम को किसी और ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहा है, या उसका वो कोई बिजनेस चालू कर देता है जो नॉन इंसिडेंटल है, या बिजनेस चालू करता है वो इंसिडेंटल है बट उसका बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली मेंटेन नहीं कर रहा है, या प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए हो जाता है, या स्पेसिफिक कास्ट कम्युनिटी के लिए हो जाता है, या फिर मान लो वो जो ट्रस्ट है उसकी एक्टिविटी जेन्युइन नहीं रहती, या ट्रस्ट है वो किसी और लॉ को कंप्लाई नहीं कर रहा है, या फिर ट्रस्ट ने जो एप्लीकेशन किया था उस एप्लीकेशन में फॉल्स इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा पता है, उस पर्टिकुलर केस में गाइस अगर ऐसा होता है स्पेसिफाइड वायलेशन। अब आप मुझे बोलोगे ये स्पेसिफाइड वायलेशन कैसे पता चला सीआईटी पीसीआईटी को, तो या तो सीआईटी पीसीआईटी ने खुद ने नोटिस किया, या फिर एओ जब असेसमेंट कर रहा था अंडर सेक्शन 143(3) स्क्रूटनी, तो एओ को पता चला कि ट्रस्ट ने ऐसा वायलेशन किया, तो एओ अपना केस रेफर किसको करता है, सीआईटी पीसीआईटी को, तो सीआईटी पीसीआईटी को एओ से रेफरेंस मिला है, या फिर सीआईटी पीसीआईटी को कोई सीबीडीटी की जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से पता चला, जो सीबीडीटी की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से पता चला। तो उस केस में क्या होगा पता है गाइस, अगर मान लो सीआईटी पीसीआईटी को ऐसा पता चलता है, या तो खुद को पता चला, या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से पता चला, या एओ ने रेफर किया है, तो वो क्या करेगा पता है, सबसे पहले अगर उसको लगता है तो वो कॉल फॉर सच डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन मंगवाएगा। पहले डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन मंगाएगा, वो देखेगा कि स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ है या नहीं, उसके बाद वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ है या स्पेसिफाइड वायलेशन नहीं हुआ, बट आफ्टर गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब एक बात समझना, आफ्टर गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अगर मान लो उसको लगता है कि स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ है तो वो क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा उस साल के लिए एंड फ्यूचर ईयर के लिए।
उस साल के लिए एंड फ्यूचर ईयर के लिए वो ट्रस्ट का क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। बट अगर उसको लगता है कि स्पेसिफाइड वायलेशन नहीं हुआ करके, ठीक है, थोड़ा बहुत गलती हुआ था, स्पेसिफाइड वायलेशन नहीं हुआ, तो भी वो ऑर्डर पास करेगा, और वो ऑर्डर पास करेगा कि भैया स्पेसिफाइड वायलेशन नहीं हुआ, तो रिफ्यूज टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर पास होगा। लेकिन ये ऑर्डर कब तक पास करना पड़ेगा, आइदर कैंसिलेशन का और नॉट टू कैंसिलेशन का। ऑर्डर का टाइम लिमिट है 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच फर्स्ट नोटिस इज इशूड बाय द सीआईटी पीसीआईटी कॉलिंग फॉर द इंफॉर्मेशन। अब एक बात समझना, जिस मंथ में, जिस क्वार्टर में बेसिकली इशू किया था नोटिस इंफॉर्मेशन मंगवाने के लिए, उस क्वार्टर के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर है वो ये ऑर्डर पास कर देगा, और ऑर्डर पास करने के बाद उसका जो कॉपी है वो ट्रस्ट को एज वेल एज एओ को भेज देगा। डन। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, एंड दैट नेक्स्ट पार्ट इज अ सेक्शन 13(1). 13(1) बोलती है गाइस कि जो सेक्शन 11-12 में हमने एग्जेम्पशन पढ़ा था वो मिलेगा ही नहीं। कब? 4 केसेस में। पहला तो अगर मान लो कोई ट्रस्ट है वो प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए काम करने लग गया। दूसरा, अगर ट्रस्ट है उसका बेनिफिट किसी स्पेसिफिक कास्ट कम्युनिटी को मिलने लग गया। अब एक चीज समझना, अगर कोई ट्रस्ट प्राइवेट रिलीजियस या फिर मान लो स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी वगैरह के लिए काम करता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफाइड वायलेशन में आ जाएगा। गाइस, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, अगर ट्रस्ट है उसने अपना इनकम या असेट है वो ट्रस्ट के रिलेटिव के लिए यूज करने लग गया। ट्रस्ट के रिलेटिव कौन कौन होते हैं? तो ट्रस्ट के रिलेटिव एक तो ऑथर और फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट। दूसरा, कोई भी पर्सन जिसने ट्रस्ट को 50,000 से ज्यादा का डोनेशन दिया, इसको मैं सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर बोल सकता हूं। तीसरा, अगर एचयूएफ है, वो एचयूएफ अगर आपका फाउंडर, ऑथर या सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर है, तो उसके जितने भी मेंबर है वो ट्रस्ट के रिलेटिव हो जाएंगे। चौथा, ट्रस्टी और मैनेजर ऑफ द ट्रस्ट। एंड पांचवा गाइज, ये जितने भी लोग ऊपर कवर हुए हैं उनके जो रिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब जो 56-10 में जो अपन ने झाड़का पढ़ा था, 56-10 में जो अपन ने चार्ट पढ़ा था, वही वाले रिलेटिव, वो रिलेटिव भी ट्रस्ट के रिलेटिव माने जाएंगे। एंड गाइज, इनका अगर किसी भी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो कंसर्न भी रिलेटिव माना जाएगा। तो गाइज, अगर कोई ट्रस्ट है, इसने ट्रस्टी वगैरह को बेनिफिट दिया, फाउंडर वगैरह को बेनिफिट दिया, तो फिर उसको एग्जेम्पशन 11-12 का नहीं मिलेगा। लेकिन कितना नहीं मिलेगा? जितना बेनिफिट दिया, तो जितना बेनिफिट दिया उस पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एंड गाइस, ट्रस्ट ने अपना जितना भी पैसा है वो 11(5) में जमा नहीं कराया, तो जितना पैसा 11(5) में जमा नहीं कराया उतना जो है वो भैया उस अमाउंट पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, और वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 115 बीबीआई। तो यहां पे मैं दो चीजें बता रहा हूं कि एक तो जितना आपने रिलेटिव को बेनिफिट दिया, एंड दूसरा जितना पैसा आपने 11(5) सेफ मोड में नहीं डाला, तो इसमें ट्रस्ट का पूरा एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगा, जितना वायलेशन हुआ है उतना ही विड्रॉ होगा, एंड दैट विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीआई एट द रेट 30%। कैंसिलेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन गाइस, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आती है 11(1)(a). 11(1)(a) क्या बोलती है कि अगर ट्रस्ट ने कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर की, उस पे कैपिटल गेन हुआ, तो क्या कैपिटल गेन भी एग्जेम्प्ट होगा या नहीं? तो यहां लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर कोई ट्रस्ट है उसने कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर की, उस पे कैपिटल गेन हुआ, तो कैपिटल गेन भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर उन्होंने उस पैसे से कोई दूसरी असेट खरीद ली। अब यह कैपिटल गेन कितना एग्जेम्प्ट होगा कि अगर नेट कंसिडरेशन फुल्ली यूटिलाइज किया है, नेट कंसिडरेशन जो था अगर वो पूरा यूटिलाइज हो गया, तो कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट नेट कंसिडरेशन अगर पार्टली यूटिलाइज होता है तो यहां एग्जेम्पशन मिलेगा एक फॉर्मूला बेसिस, और वो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ न्यू असेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट। कॉस्ट ऑफ न्यू असेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट जो बचेगा उतना आप कैपिटल गेन के सामने एग्जेम्पशन ले सकते हो। आपको कंपाइलर में एक मैंने क्वेश्चन दे रखा है जो आईसीआई ने दे रखा था, वो का वो वाला। उसमें क्या होता है कि अगर एक 5 लाख की असेट थी और वो ट्रस्ट उसको 10.5 लाख में बेच देता है, तो यहां पे 5.5 लाख जो है वो 5.5 लाख का क्या मिल जाता है, कैपिटल गेन हो जाता है। अब ये कैपिटल गेन 5.5 लाख का है, तो उस पे उन्होंने पहले तो 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया, बाकी जो बचा था अब, और उन्होंने क्या किया, नया असेट है वो 12 में खरीदा है, तो नया असेट 12 में खरीदा तो आपका नेट कंसिडरेशन पूरा यूटिलाइज हो गया, तो आपका कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट होगा। तो 5.5 से पहले तो 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया और फिर वापस 5.5 का एग्जेम्पशन ले लिया। एंड गाइस, नेट कंसिडरेशन से ऊपर कितना, 1.5 लाख आपने इन्वेस्ट किया, तो 1.5 लाख को भी आपने अप्लाइड में ले लिया। जब वो क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। अब एक बात समझना, एक सेक्शन होती है 115 बीबीआई। मैंने ये जो लेक्चर है इसमें कम से कम 10 बार ये बोला होगा 115 बीबीआई। 115 बीबीआई क्या बोलती है कि कुछ इनकम ऐसी होती है ना जिसपे सीधा 30% टैक्स लग जाएगा, स्टैंडर्ड 30% टैक्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीआई। ये सेक्शन बोलती है कौन कौन सी इनकम। सबसे पहला, अगर मान लो आपने कोई इनकम को एक्यूमुलेट किया जो कि 15% से ज्यादा है, बिकॉज जितना भी इनकम होता है ना उसमें से आप कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन 15% है, उससे ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। अगर मान लो ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हो और जो लॉ में अलाउ नहीं है, तो उस वाले अमाउंट पे आपका 30% टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा, जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1, जो आपके 2 ऑप्शन दे रखे थे ना, आउटस्टैंडिंग वाला और एनी अदर रीजन वाला, और वो अगर आपने
उसको एक्चुअल में अप्लाइड नहीं किया, तो जिस ईयर में वो एक्चुअल अप्लाइड नहीं कर रहे हो उस ईयर में वो वापस इनकम बन जाएगा एंड टैक्सेबल हो जाएगा अंडर दिस सेक्शन। एक वो 11(2) का वायलेशन हो गया, वो जो 4 कंडीशन, स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पीरियड, किसी और ट्रस्ट को डोनेट नहीं करना है और वो 11(5) में जमा कराना है, उसका वायलेशन हुआ। तो उसके बाद अगर मान लो कोई भी अमाउंट है वो किसी लाइक फाउंडर, ऑथर वगैरह, ट्रस्टी वगैरह के लिए पैसा यूज किया तो उतना 115 बीबीआई में टैक्सेबल हो जाएगा। जितना पैसा आपने 11(5) में जमा नहीं कराया सेफ इन्वेस्टमेंट में, वो टैक्सेबल हो जाएगा। एंड गाइस, अगर कोई भी अमाउंट है वो इंडिया के बाहर किसी पर्पस के लिए यूज किया, क्योंकि आपको जो ट्रस्ट का पैसा है वो चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस इन इंडिया के लिए यूज करना है, इंडिया के बाहर के लिए यूज किया, तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी एग्जेम्पशन जो है उस वाले अमाउंट पे नहीं मिलेगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा सीधा 30% की रेट से। अब एक और बात समझना, ये जितनी भी इनकम यहां टैक्सेबल हो रही है इसके सामने कोई भी खर्चा, कोई भी अलाउंस, कोई भी सेटअप ऑफ लॉसेस वगैरह नहीं होगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए, उसके बाद एक और सेक्शन है, दैट इज द 1310। 1310 क्या है समझने की कोशिश करना। सेक्शन 1310 ये बोलती है कि एक बात बताओ, आपको अगर याद रहेगा मैंने जहां ये टॉपिक चालू किया था वहां मैंने बताया था चैरिटेबल पर्पस का मतलब क्या होता है। रिलीफ ऑफ पुअर, मेडिकल, एजुकेशन, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, वो सब था। उसमें एक पॉइंट ऐसा था कि अगर मान लो उसका जो ऑब्जेक्टिव है एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तो उसका बिजनेस रिसिट है वो टोटल ग्रॉस रिसिट के 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20% से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? तो लॉ मेकर्स यहां पे क्या बोलते हैं कि अगर मान लो कोई ट्रस्ट है उसका कमर्शियल रिसिट 20% से ज्यादा हो गया एंड उसका ऑब्जेक्टिव है एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तो मैं बोलूं उस ईयर में वो चैरिटेबल नहीं है, उस ईयर में उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपको याद रहेगा मैंने आपको बोला कि ट्रस्ट को अगर एग्जेम्पशन 11-12 का चाहिए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। मान लो उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई नहीं, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करानी पड़ेगी, उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट नहीं कराई, या फिर उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 139(1), 139(4) में टाइम लिमिट दे रखी है और उन्होंने वो नहीं किया। अगर गाइस ऐसा वायलेशन हुआ तो उस साल में उसको एग्जेम्पशन तो मिलेगा ही नहीं। भाई देखो यहां 4 वायलेशन। पहला कौन सा? क्या अगर एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी का उसका ऑब्जेक्टिव है एंड उसका कमर्शियल रिसिट है वो 20% से ज्यादा है टोटल ग्रॉस रिसिट के। दूसरा, ट्रस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाता है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई बट उसकी ऑडिट नहीं कराई, या फिर उन्होंने ट्रस्ट ने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया अंडर सेक्शन 139, 139(4) में, तो उस केस में उस ईयर में एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगी, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। बट ट्रस्ट की इनकम कैसे निकाले फिर? क्या सीधा ग्रॉस रिसीट ही टैक्सेबल कर दे? ना बाबा ना। फिर यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं एक काम करो कि ट्रस्ट का इस साल का जितना ग्रॉस रिसीट है वो ले लो और उसमें से माइनस कर दो जितने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ट्रस्ट के वो सब माइनस कर दो, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द ट्रस्ट पर्पस इन इंडिया, मींस इंडिया में जितना रेवेन्यू खर्चा किया है वो आप लेस कर दो, जो बचेगा वो ट्रस्ट की इनकम है और उस पर ट्रस्ट को टैक्स भरना पड़ेगा। उसको 15%, 85 कुछ नहीं करना, पहले जितना ग्रॉस रिसिट है वो ले लो, माइनस कर दीजिए जितने रेवेन्यू खर्चे हैं ट्रस्ट के वो माइनस कर दीजिए, बट रेवेन्यू खर्चे जो इंडिया में इंडियन पर्पस के लिए यूज किया है, और जो बचेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अ ट्रस्ट का इनकम, जो बचेगा वो ट्रस्ट का इनकम माना जाएगा। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन और सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस होगा लेकिन वो खर्चा अगर कॉर्पस में से पैसा निकाल के किया है तो नहीं होगा, वो पैसा अगर आपने लोन लेके रेवेन्यू खर्चा किया है तो वो लेस नहीं होगा, या फिर कोई भी असेट जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 100% डिडक्शन ले लिया था उस पर डेप्रीशिएशन ले रहे हो वो नहीं होगा करके। एंड गाइज अगर मान लो आपने किसी और ट्रस्ट को डोनेशन वगैरह दे दिया तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड मैं आपको बताऊं, देखो अगर ट्रस्ट के 4 वायलेशन हुए, पहला क्या, वो अगर एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला है और उसका कमर्शियल रिसिट टोटल रिसिट के 20% से ज्यादा हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाया या बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट नहीं कराई या रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया 139(1), 139(4) में, तो क्या होगा, ट्रस्ट को कोई एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगा। लेकिन भैया उसके केस में इनकम कैसे निकालेंगे? पहले ग्रॉस रिसीट ले लो, माइनस ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दो जो इंडिया में इंकर किए हैं ट्रस्ट पर्पस के लिए। लेकिन 4 चीजें ध्यान रखना, अगर कोई कॉर्पस में से किया वो नहीं होगा लेस, कोई लोन में से किया वो लेस नहीं होगा, किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट किया वो लेस नहीं होगा, एंड गाइस किसी भी असेट पे डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते अगर उस पे एक्चुअल कॉस्ट है वो अप्लाइड में ले चुके हैं। अब एक और चीज समझना, यहां पे सेक्शन 40A सबसेक्शन 3
40A सबसेक्शन 3A एंड 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1A को भी फॉलो करना पड़ेगा कि भाई 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट नहीं होना चाहिए। अगर मान लो पेमेंट किया रेजिडेंट को तो TDS काटना पड़ेगा, अदरवाइज 30% डिसअलाउड होगा, वो सब करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा रेवेन्यू खर्चों के अलावा गाइस इसके सामने कोई भी डिडक्शन और नहीं मिलेगा, पुराने कोई भी लॉसेस वगैरह सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो सब कुछ भी नहीं होगा। चलिए उसके बाद एक सेक्शन आती है 115 BBC, दैट इज रिलेटेड टू द एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस डोनेशन का मतलब होता है अज्ञात दान, या हिंदी में अपन लोग इसको गुप्त दान भी बोलते हैं। अब एनोनिमस डोनेशन जब भी आपको ट्रस्ट को मिलता है तो आपको ये देखना है कि ट्रस्ट कौन सा है। अगर रिलीजियस ट्रस्ट है ना तो एनोनिमस डोनेशन को आप नॉर्मल डोनेशन मान के वो 15%, 85% अप्लाइड वगैरह वैसा कर दो। लेकिन अगर कोई भी ट्रस्ट ऐसा है जो चैरिटेबल ट्रस्ट है तो एनोनिमस डोनेशन यहां पे टैक्सेबल होगा एट द रेट 30%। या फिर कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि चैरिटेबल रिलीजियस दोनों काम के लिए है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि जो स्कूल के टूवर्ड्स मिला है या जो हॉस्पिटल के टूवर्ड्स मिला है, मींस मेडिकल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के टूवर्ड्स मिला है, वो 115 BBC में आएगा, और जो अदर वाला है वो आपके नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाएगा। तो मैंने क्या बोला, देखो रिलीजियस ट्रस्ट है तो एनोनिमस डोनेशन को नॉर्मल डोनेशन मान लो, 15%, 85% वगैरह वो सब करो, नॉर्मल डोनेशन। बट अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है या चैरिटेबल एंड रिलीजियस है, तो चैरिटेबल रिलीजियस है तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के टूवर्ड्स है उसको यहां पे ले लो, चैरिटेबल ट्रस्ट है तो भी यहां पे ले लो। अब एक बात समझना, एनोनिमस डोनेशन कितना टैक्सेबल होता है। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं एक काम करो, पहले आप पूरा एनोनिमस डोनेशन जितना मिला है वो ले लो, उसमें से आप माइनस करोगे 5% ऑफ टोटल डोनेशन एंड 1 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। 5% ऑफ टोटल डोनेशन एंड 1 लाख विच एवर इज हायर। ये जो हायर रहेगा वो लेस कर दो, जो बचेगा दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 30%। जो बचेगा दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 30%। बट आपका डाउट ये आएगा कि सर यहां पे जो लेस कर रहे हैं, ये लेस कर रहे हैं ये एग्जेम्प्ट होगा क्या? अरे गाइस ये भी टैक्सेबल होगा, बट ये फिर नॉर्मल रेट में चला जाएगा। मींस ये जो इतना आप लेस कर रहे हो ना, फिर इसको आप नॉर्मल डोनेशन के साथ ले लो और उस पे 15%, 85% अप्लाइड वगैरह वैसा आपको करना है इस वाले पे जितना लेस हो रहा है। बट गाइस जो यहां पे बैलेंस बचा था दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 30%। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन आती है 1023C। 1023C को आप 3 पार्ट में सीखने की कोशिश करेंगे। 1023C क्या बोलती है? सबसे पहला कि पहला पॉइंट में यह बोलेगी कि अगर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसको बोलेंगे? कि जिसका टोटल रिसिट होता है ना उसमें 50% से ज्यादा गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, मींस उसकी टोटल रिसिट में 50% से ज्यादा गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गाइस गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो भी इनकम होगा ना वो पूरा एग्जेम्प्ट है, इनको कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। देयर इज नो रजिस्टर, नो अप्रूवल, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। दूसरा एक सेक्शन होता है दैट इज द 1023C 111AD एंड 111AE, 111AD एंड 111AE। ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर कोई छोटे छोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या छोटे छोटे हॉस्पिटल है जिनका ग्रॉस रिसिट है वो पूरे साल का मिला के 5 लाख से ज्यादा नहीं है, एंड उनका मेन पर्पस एजुकेशन है, मेन पर्पस फिलैंथ्रोपिक पर्पस, हॉस्पिटल वगैरह है, उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, देयर इज नो मोटिव ऑफ प्रॉफिट, देयर इज नॉट फॉर द प्रॉफिट पर्पस, तो गाइज उनकी इनकम पूरी एग्जेम्प्ट है। लेकिन इनको भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन एट ऑल, नो रजिस्ट्रेशन। देखो मैंने क्या बोला कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है और जिनका ग्रॉस रिसिट अप टू 5 करोड़ है एंड देयर प्रॉफिट पर्पस नहीं है, तो उनको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं, वो 15-85% कुछ भी नहीं, पूरा इनकम एग्जेम्प्ट है। लेकिन मान लो कोई इंस्टीट्यूशन ऐसी है जिसका एक हॉस्पिटल भी चलता है, एक स्कूल भी चलता है, हॉस्पिटल का ग्रॉस रिसिट 3 करोड़ है, स्कूल का 3 करोड़ है, टोटल 6 करोड़, कैन दे क्लेम दिस एग्जेम्पशन? आंसर इज नो, बिकॉज दोनों का एग्रीगेट मिला के 5 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो फिर ये वाली एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। ये वही लोग कर सकते हैं जो एग्रीगेट ग्रॉस रिसिट फ्रॉम हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिला के अप टू 5 करोड़ होना चाहिए। अब एक बात समझना, एक तीसरी कैटेगरी आती है। तीसरी कैटेगरी ये बोलती है कि भाई साहब अगर कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ऐसा कोई हॉस्पिटल्स वगैरह है जो इसमें भी कवर नहीं होता, इसमें भी कवर नहीं होता, मींस ना तो गवर्नमेंट है ना छोटा छोटा बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे मान लो टाटा मेमोरियल है,
जो कैंसर हॉस्पिटल है, या ऐसे जो है हॉस्पिटल जैसे रिलायंस का जो है कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह है, तो वो इसमें भी नहीं आ रहे, इसमें भी नहीं आ रहे, तो उनके केस में क्या होगा? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं उनके केस में फिर यहां पे एग्जेम्पशन इन सेक्शन में मिलेगी 1023C क्लॉज नंबर 4, 5, 6, 6A में। लेकिन इसके लिए इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा, इसके लिए इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा, इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन का सिनेरियो सेम वैसा ही चलेगा जैसा मैंने 12AB के लिए पढ़ाया था कि कन्वर्जन के केस में क्या होगा, न्यू के केस में क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर क्या होगा, जो मैंने पढ़ाया था ना वो का वो। तो इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा, इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, CIT PCIT से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब आपका डाउट यह आएगा कि सर एक बात बताइए, इनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, इनको भी जरूरत नहीं, बट इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आंसर इज यस। और इन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन ले लिया तो फिर इनको एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी पता है? सेम वैसी की वैसी मिलेगी जैसा अपन नॉर्मल ट्रस्ट में पढ़ रहे थे। मींस 15% आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए, बाकी वाला 85% उसमें से अप्लाइड करिए, जो अपन ने वहां पढ़ा हुआ है ना वैसा का वैसा आपको सेम डिट्टो वैसा का वैसा है आज की डेट में। तो आपका डाउट ये रहेगा कि सर मान लो हमने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह कोई ट्रस्ट बनाया, तो हम रजिस्ट्रेशन कहां ले? हम 12AB में ले या फिर हम 1023C क्लॉज नंबर 4, 5, 6, 6 में ले? गाइस आप दोनों में से कहीं भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। कंप्लीटली आज की डेट में आपके पास चॉइस है। आप चाहो तो 12AB में ले लो, आप चाहो तो यहां पे ले लो। और गाइस वहां पे एक सेक्शन ये बोलती है कि अगर आप 12AB में भी रजिस्टर्ड हो और आप यहां पे भी रजिस्टर्ड हो, तो उस पर्टिकुलर केस में 12AB का रजिस्ट्रेशन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। और अगर वहां पे वापस आपको ऑपरेटिव कराना है तो ये इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊं, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मींस ये वाली सेक्शन 1023C क्लॉज नंबर 4, 5, 6, 6A एंड 12AB इज अ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। आज की डेट में ट्रस्ट या तो उधर रजिस्ट्रेशन ले ले या फिर इधर अप्रूवल ले, वो दोनों जगह रजिस्ट्रेशन अप्रूवल है, वो नहीं ले सकता है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। इसके आगे कुछ केस लॉज दे रखे हैं, चलिए एक एक केस लॉ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस लॉ न्यू नेवल एजुकेशनल सोसाइटी 2022, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब एक बात समझना, यहां पे ऊपर जो मैंने बताया था, यहां पे अगर मैं 10 की बात करूं तो यहां पे देखिए हर जगह क्या लिखा हुआ है कि यहां पे आपका जो है वो एजुकेशनल या हॉस्पिटल जो होता है इंस्टीट्यूशन, दैट शुड बी होली सोली फॉर द एजुकेशनल और मेडिकल पर्पज होना चाहिए। तो सोली का मतलब क्या? जैसे यहां पे क्या हुआ कि ये जो सोसाइटी था, ये जो ट्रस्ट था, ये लोग क्या करते हैं कि मान लो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो चलेगा, उसके साथ साथ में बुक भी बेच रहे हैं तो चलेगा, अगर बुक्स वगैरह दे रहे हैं तो वो चलेगा, अगर उसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी है, बच्चों को घर से लेके आते हैं छोड़ते हैं, वो भी चलेगा, वो आपका एजुकेशनल माना जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये लोगों ने क्या किया पता है तुमको? अपनी जो प्रीमाइसेस है वो किसी को भाड़े पे दे दी, अपनी जो प्रीमाइसेस है वो किसी को लेट आउट कर दी, भाड़े पे दे दी, तो क्या भाड़ा आ रहा है वो सोनली एजुकेशनल पर्पस माना जाएगा? आंसर इज नो, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सोनली एजुकेशनल पर्पस, और उसमें फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अदर्स 2022 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इस केस में ये बोला गया कि सर एक बात बताइए, जो एनी अदर मोड ऑफ वहां पे जो था ना कि एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, उसमें जो कमर्शियल रिसिट है वो टोटल रिसिट के 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट कमर्शियल रिसिट कैसे कैसे पता चलेगा ये कमर्शियल एक्टिविटी है या नहीं है? तो इन्होंने बोला दैट केस टू केस है वो एओ डिसाइड करेगा। यहां पे केस टू केस है वो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, और असेसिंग ऑफिसर देखेगा कि ये कमर्शियल एक्टिविटी है या नहीं। अगर कमर्शियल एक्टिविटी से जो इनकम है वो अगर ग्रॉस रिसिट है वो अप टू 20% है तो वो आपका चैरिटेबल है, अदरवाइज वो चैरिटेबल नहीं माना जाएगा। उसके बाद में एक और केस लॉ है, दैट इज द सेंट पीटर्स एजुकेशनल सोसाइटी 2016 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। यहां पे क्या हुआ देखिए, मैं यहां पे जो 1023C मैं जो बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एजुकेशन पर्पस होना चाहिए। अब एजुकेशन पर्पस का मतलब ऑब्वियसली 10th की डिग्री जो होती है, 12th की डिग्री है, ये सब जो होता है, या कोई डिग्री डिप्लोमा रिकॉग्नाइज होता है, वो एजुकेशन है। लेकिन एक इंस्टीट्यूशन है वो मान लो डिग्री डिप्लोमा दे रही है सम स्पेसिफिक फील्ड में, लाइक कम्युनिकेशन में या मास मीडिया में या एडवर्टाइजिंग में, उसमें अगर डिग्री डिप्लोमा दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो क्या वो भी एजुकेशनल पर्पस माना जाएगा? यानी आंसर इज यस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस वो भी एजुकेशनल माना जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली उसका मेन मोटिव प्रॉफिट बनाना नहीं होना चाहिए। मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट बनाना नहीं होना चाहिए, तो वो भी तुम्हारा एजुकेशन माना जाएगा। चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है एग्जिट टैक्स, या जिसको अपन बोलते हैं टैक्स ऑन एक्रिएटेड इनकम। एंड गाइस एक चीज ध्यान रखना,
एग्जाम में या तो क्वेश्चन आपको ट्रस्ट से आएगा जो अभी तक मैंने पढ़ा, या एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहां से मिलेगा, बट 7 to 8 मार्क का क्वेश्चन आपको दोनों में से एक जगह से मिलने वाला है, ध्यान देना। चलिए अपन बात करते हैं एक्रिएटेड इनकम एंड ध्यान देना। यहां पे एक जो सेक्शन है दैट इज द 115 TD डाली गई, और ये सेक्शन यह बोलती है कि अगर कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के केस में 3 केसेस में उसका जितना भी एक्रिएटेड इनकम होगा, एक्रिएटेड इनकम का मतलब ट्रस्ट के पास जितनी असेट है ना, असेट, उन सब असेट का फेयर मार्केट वैल्यू निकाल दो, उसको बोलेंगे एक्रिएटेड इनकम, और उसकी जो टोटल रहेगी ना उस पे एमएमआर की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। एंड गाइस यहां पे एमएमआर होगा 34.944%, यहां पे 30% इज टैक्स रेट, 12% आपका सरचार्ज, ऑलवेज 12%, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। एक चीज समझना, नॉर्मली मैक्सिमम मार्जिनल रेट है ना वो आपका 30%, 34% नहीं होता, वो ज्यादा होता है, क्योंकि 30% आप टैक्स रेट लेते हो, उसमें 25% या 37% सरचार्ज ऐड करते हो, अगर 115 बीएससी के हिसाब से तो 20%, अदरवाइज आपका 37% एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करते हो, तो वो गाइस 39% या 42 पॉइंट समथिंग परसेंट हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे ध्यान रखना आपका एमएमआर जो है वो 34.944% है। अब ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई ट्रस्ट है या फिर इंस्टीट्यूशन है जो कि 12 AB में रजिस्टर्ड था या फिर अप्रूव्ड था अंडर सेक्शन 1023 4566 एक गाइस, मैं अभी तो आपको बताया ये जो 4566 है ना, इट इज अ सिमिलर टू द आपका 12 AB सॉरी। तो एक बात बताओ, कहीं पे भी रजिस्टर्ड था, तो इन सिंपल वर्ड अगर कोई ट्रस्ट ऐसा है, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कि या तो 12 AB में रजिस्टर्ड था या फिर आपका 1023C क्लॉज नंबर 4, क्लॉज नंबर 5, 6, 6A में रजिस्टर्ड था, एंड गाइस अगर ये 3 केस हुए, 3 वायलेशन हुए, तो उसकी जितनी भी असेट रहेगी ना उसको एक्रिएटेड इनकम बोला जाएगा, और उस पे उसको एमएमआर की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। सर कौन से वायलेशन? सबसे पहला, अगर वो ट्रस्ट जो है वो कन्वर्जन हो जाता है, कन्वर्जन ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इनटू द नॉन एलिजिबल फॉर्म, मींस उसका कन्वर्जन हो जाता है इनटू द नॉन एलिजिबल फॉर्म। अब आप बोलोगे नॉन एलिजिबल फॉर्म का मतलब क्या होता है? तो नॉन एलिजिबल फॉर्म का मतलब यहां पे ये जो 3 चीजें हैं उसमें से कुछ हुआ। पहला, अगर वो ट्रस्ट है उसका रजिस्ट्रेशन जो था 12 AB में या 1023C का अप्रूवल था, वो कमिश्नर कैंसिल कर देता है, सीधा कैंसिल मार देता है, कैंसिल कर दिया तो मान लिया जाएगा वो ट्रस्ट है वो नॉन एलिजिबल फॉर्म में आ गया। या फिर उन्होंने क्या किया, अपने ऑब्जेक्टिव में कुछ मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन कराया, एंड उस प्रीवियस ईयर में उन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। तो देखिए मैंने क्या बोला, देखिए ध्यान देना अच्छे से, बिकॉज यहां अमेंडमेंट भी है। यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें जो ट्रस्ट है या इंस्टीट्यूशन जो 12 AB 1023C में रजिस्टर्ड था उसका एक्रिएटेड इनकम पे एमएमआर की रेट से टैक्स लग जाएगा। कौन से केसेस में? पहला, ट्रस्ट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन एलिजिबल फॉर्म, और यहां नॉन एलिजिबल फॉर्म का मतलब होता है कि सबसे पहला पॉइंट कि अगर उसका नॉन एलिजिबल फॉर्म का मतलब होता है, पहला, अगर उसका रजिस्ट्रेशन अप्रूवल कैंसिल कर दिया, या फिर उन्होंने मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन किया था अपने ऑब्जेक्टिव में, फ्रेश एप्लीकेशन किया ही नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए उस प्रीवियस ईयर में, या फिर किया था लेकिन उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तीसरा, इस साल अमेंडमेंट हुआ है, अगर वो ट्रस्ट ने री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। गाइस जो 12 AB में रजिस्टर कराना है, 12AA वालों को सबको 12 AB में रजिस्टर कराना है, री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या फिर 1023C जो पुराने में अप्रूव थे उनको वापस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो नहीं कराया, या फिर उन्होंने रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया क्योंकि एवरी 5 इयर्स में अब रजिस्ट्रेशन होगा, वो नहीं कराया, या फिर उन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया था लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया था एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो गाइस यहां पे ये माना जाएगा इन केसेस में कि ट्रस्ट का कन्वर्जन हो चुका है इनटू द नॉन एलिजिबल फॉर्म, एंड एक्रिएटेड इनकम पे एमएमआर की रेट से टैक्स भरना है। दूसरा, अगर कोई ट्रस्ट है वो किसी ऐसे दूसरे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के साथ मर्ज हो जाता है जिसका ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है या फिर वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर सेम ऑब्जेक्टिव एंड रजिस्टर्ड है उसके साथ मर्जर हुआ तो चलेगा, लेकिन अगर किसी ऐसे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के साथ मर्जर हो जाता है जिसका ऑब्जेक्टिव अलग है या फिर वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, या फिर कोई ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है उसका डिसोल्यूशन हो जाता है। गाइस अगर कोई भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का डिसोल्यूशन होता है ना, तो डिसोल्यूशन के मंथ के एंड से 12 मंथ के अंदर अंदर वो असेट्स जो होती है वो किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को बांटना पड़ता है।
बट अगर किसी दूसरे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है उसको उन्होंने बांटा नहीं, तो उस पर्टिकुलर केस में एक्रिएटेड इनकम पे एमएमआर की रेट से टैक्स लग जाएगा। तो देखो 3 केस, पहला नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्जन, दूसरा मर्जर विद नॉन एलिजिबल ट्रस्ट, तीसरा डिसोल्यूशन के केस में डिसोल्यूशन के मंथ के एंड से 1 ईयर के अंदर अंदर उसको किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को असेट बांटना था, वो उन्होंने नहीं बांटा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सर एक्रिएटेड इनकम, आप बोल रहे हो एक्रिएटेड इनकम, एक्रिएटेड इनकम, एक्रिएटेड इनकम का मतलब होगा क्या? तो एक्रिएटेड इनकम का मतलब होता है कि एक काम करिए, सबसे पहले वैल्यूएशन डेट को उस ट्रस्ट की जितनी भी असेट है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए, और माइनस उन असेट से रिलेटेड अगर कोई लाइबिलिटीज है, ट्रस्ट की लाइबिलिटीज है, वो आप लेस कर दीजिए, जो बचेगा दैट इज द एक्रिएटेड इनकम। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले ट्रस्ट का एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल असेट, जितनी भी असेट्स है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए, माइनस कर दीजिए जो भी उस ट्रस्ट की लाइबिलिटी है वो माइनस कर दीजिए, जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड एक्रिएटेड इनकम। अब एक और चीज समझना गाइस, यहां पे जब आप ये असेट ले रहे हो एंड उससे रिलेटेड लाइबिलिटी ले रहे हो, 3 असेट्स को नहीं लेना है। पहला, अगर कोई असेट ऐसी है जो आपने एग्रीकल्चर इनकम से एक्वायर की थी, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम तो ऐसे भी एग्जेम्प्ट होती ना यार, तो एग्रीकल्चर इनकम से कोई असेट एक्वायर की थी उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। दूसरा, अगर कोई असेट ऐसी है जो आपने एक्वायर की थी बिटवीन फ्रॉम द डेट ऑन विच ट्रस्ट वाज क्रिएटेड, मतलब ट्रस्ट जिस दिन क्रिएट किया था उस दिन से लेके, और जिस दिन ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ, मतलब जिस ईयर में ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन 12AB का या 1023C का इफेक्टिव हुआ, उसके पहले पहले, मतलब जो भी असेट एक्वायर की हुई है वो आपको नहीं लेनी, क्योंकि भाई उस इनकम पे तो आपने ऑलरेडी टैक्स भर दिया होगा ना। एंड तीसरा, डिसोल्यूशन के मंथ के एंड से 12 मंथ के अंदर अंदर जो असेट किसी दूसरे ट्रस्ट को आपने बांट दी है वो असेट्स भी आपको नहीं लेना है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर आप बोल रहे हो कि ये जो भी असेट्स रहेगी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो लेनी है वो वैल्यूएशन डेट को लेनी है। वैल्यूएशन डेट का मतलब क्या होता है? तो देखो, अगर कन्वर्जन इनटू द नॉन एलिजिबल फॉर्म होता है, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो कैंसिलेशन की डेट है वो वैल्यूएशन डेट है। अगर मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन हुआ तो मॉडिफिकेशन की डेट है वो वैल्यूएशन डेट है। अगर ट्रस्ट ने री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या रिन्यूअल नहीं कराया या फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो जब उसका पुराना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रहा है, मींस लास्ट डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन, मींस री रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर आपका रिन्यूअल के लिए या फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए, जो लास्ट डेट थी ना एप्लीकेशन की, वो लास्ट डेट है वो आपकी वैल्यूएशन डेट मानी जाएगी। अगर ट्रस्ट किसी और ट्रस्ट के साथ मर्जर हो जाता है, गलत ट्रस्ट के साथ, तो मर्जर की डेट है वैल्यूएशन डेट। और डिसोल्यूशन के मंथ के एंड से 12 मंथ के अंदर अंदर अगर असेट नहीं बांटी तो जो डिसोल्यूशन की डेट है वो आपकी वैल्यूएशन डेट मानी जाएगी। अब एक और चीज समझना, अगर ट्रस्ट का इस साल इनकम नहीं है, इनकम टैक्स नहीं बन रहा, बट ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन ही आता है कि क्या उनको ये एक्रिएटेड इनकम पे एग्जिट टैक्स भरना पड़ेगा? आंसर इज यस बाबू, एग्जिट टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। अब एक और चीज समझना, अगर आपने किसी असेट पे एग्जिट टैक्स ऑलरेडी भर दिया है एफएमवी पे, तो आगे जाके जब उस असेट को बेचोगे तो जो एफएमवी पे आपने टैक्स भरा है वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप ये एग्जिट टैक्स बार बार बोल रहे हो, ये एग्जिट टैक्स हमको भरना कब तक है गवर्नमेंट को? ये एक्रिएटेड इनकम पे टैक्स, एग्जिट टैक्स भरना कब तक है? ये एग्जिट टैक्स आपको पे करना पड़ेगा विद इन 14 डेज। बट 14 डेज कहां से काउंट होंगे? 14 डेज कहां से काउंट होंगे? तो देखो, अगर ट्रस्ट का कन्वर्जन इनटू नॉन एलिजिबल फॉर्म में हो जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, अगर कैंसिल हो गया तो कैंसिलेशन के अगेंस्ट में आप आईटेट में जा सकते हो। अगर आईटेट में जाते हो तो आईटेट में जाने का टाइम लिमिट कितना होता है? 60 डेज होता है। अगर आप आईटेट में गए नहीं, तो आईटेट में नहीं गए तो जैसे ही आईटेट में जाने का 60 डेज टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाता है, वहां से 14 डेज के अंदर अंदर आपको टैक्स भरना है। लेकिन अगर आप आईटेट में चले गए, अगर आप आईटेट में चले गए तो जब ऑर्डर आएगा कैंसलेशन के, भाई कैंसलेशन सही हुआ था, कैंसलेशन है वो लेजिटिमेट कैंसलेशन था, तो कैंसलेशन का जो ऑर्डर आएगा आईटेट से या कोई कोर्ट से, तो जैसे ही ऑर्डर आया उस ऑर्डर की डेट से 14 डेज के अंदर अंदर आपको ये टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरा, अगर मान लो आपका रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन में आप कुछ मॉडिफिकेशन करते हो, मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन करते हो ऑब्जेक्ट में, तो मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन करते हो तो उस प्रीवियस ईयर में रजिस्ट्रेशन कराना है, री रजिस्ट्रेशन। बट मान लो उस प्रीवियस ईयर में, देखो वहां पे टाइम लिमिट मॉडिफिकेशन केस में 30 डेज में एप्लीकेशन करने का है, लेकिन यहां पे बोला हुआ है कि उस प्रीवियस ईयर के एंड तक भी एप्लीकेशन कर दिया तो चलेगा। बट मान लो उस प्रीवियस ईयर के एंड तक आपने एप्लीकेशन नहीं किया, तो जैसे ही प्रीवियस ईयर आपका एंड हो जाएगा उसके 14 डेज के अंदर अंदर आपको टैक्स भरना है। लेकिन आपने री रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन किया था,
मॉडिफिकेशन के केस में, ऑल्टरेशन के केस में, ऑब्जेक्टिव में, बट सीआईटी ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट कर दिया तो उसके अगेंस्ट में आप आईटेट में जा सकते थे। आईटेट में जाने का टाइम लिमिट 60 डेज होता है। अगर 60 डेज कंप्लीट हो गया और आप आईटेट में नहीं गए तो जैसे ही वो 60 डेज कंप्लीट हुआ उसके 14 डेज के अंदर अंदर आप टैक्स भर दीजिए। अगर आप आईटेट में चले गए और वहां से ऑर्डर आया अप्रूवल का कि आपका तो रिजेक्शन वैलिडेट है, होना ही चाहिए था, रिजेक्शन लेजिटिमेट है, तो रिजेक्शन का ऑर्डर आया अप्रूव्ड ऑफ रिजेक्शन का, तो ऑर्डर की डेट से 14 डेज के अंदर अंदर आप टैक्स भर दीजिए। अगर आप यहां पे क्या करते हैं पता है, अगर आप यहां पे एप्लीकेशन नहीं करते हैं री रजिस्ट्रेशन का या फिर रीन्यूअल का या फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन का, तो गाइस जिस ईयर में आपको करना था एप्लीकेशन, उस ईयर के एंड से 14 डेज के अंदर अंदर आपको यह टैक्स भरना पड़ेगा। मर्जर हो जाता है किसी दूसरे ट्रस्ट के साथ जो कि गलत है, तो भैया मर्जर की डेट से 14 डेज के अंदर अंदर, और अगर डिसोल्यूशन हो जाता है तो डिसोल्यूशन के केस में जिस मंथ में डिसोल्यूशन हुआ उस मंथ के एंड से 12 मंथ तक आपको असेट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी दूसरे ट्रस्ट को। 12 मंथ जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके 14 डेज के अंदर अंदर आपको एक्रिएटेड इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा। अगर मान लो आपने नहीं किया तो 15th डे से आप एक तो असेसी इन डिफॉल्ट बन जाओगे और आपको 100% तक पेनल्टी लग सकती है टैक्स का, एंड उसके साथ साथ 15 डेज से आपको 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट भी लगेगा जितना टैक्स आपने पे नहीं किया। अब एक बात बताओ, यहां क्वेश्चन आता है कि ट्रस्ट की सर एक्रिएटेड इनकम पे टैक्स भरना है। एक्रिएटेड इनकम आप बार बार बोल रहे हो कि एफएमवी ऑफ असेट ले लो माइनस लायबिलिटी लेस कर दो, बट असेट की एफएमवी निकालनी कैसी है, कैसे निकालनी है? तो आप एक काम करो, ट्रस्ट जो है ना उसका बैलेंस शीट पकड़ो वैल्यूएशन डेट का, और वैल्यूएशन डेट का बैलेंस शीट लेके सबसे पहले असेट साइड में चले जाओ। असेट साइड में जितनी भी असेट है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है, जितनी भी असेट है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है, लेकिन दो असेट्स को आप छोड़ दो। एक तो जो भी तुम्हारा इनकम टैक्स है, मींस टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स है उसको छोड़ दो, एंड दूसरा अनअमोर्टाइज अमाउंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको छोड़ दो। टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स छोड़ना है, बट अगर मान लो कोई इनकम टैक्स रिफंड बनता है तो रिफंड आपका असेट माना जाएगा। तो पहला तो क्या बोला, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स को छोड़ दो, और दूसरा जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको छोड़ दो। अब आपका क्वेश्चन ही आता है कि सब असेट्स हमको लेना है इन दो को छोड़ के, बट असेट की एफएमवी कैसे निकाले? तो सबसे पहला, अगर मान लो आपके पास कोटेड शेयर है, जैसे कोई ट्रस्ट है बीबी पापा का ट्रस्ट, और उनके पास में फॉर एन एग्जांपल कोई कोटेड शेयर है, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर है, बीपीसीएल के शेयर्स है, कोल इंडिया के शेयर्स है, कोटेड शेयर है, तो सर उसकी वैल्यू कैसे निकाले? तो वैल्यूएशन डेट को आपको क्या करना है कि एवरेज लेना है लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस का। हाईएस्ट और लोएस्ट कितना था रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, उसका एवरेज ले लो। लेकिन अगर वैल्यूएशन डेट को ट्रेडिंग नहीं हुआ तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था उसका एवरेज क्या था वो ले लो। अब एक बात समझना, ये तो बात हो गई कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी। अब अनकोटेड का क्या होगा? अनकोटेड में इक्विटी शेयर को एक बार के लिए छोड़ दो, बाकी जो अनकोटेड शेयर है या अनकोटेड सिक्योरिटी है उसका क्या होगा? अनकोटेड इक्विटी शेयर को छोड़ के अनकोटेड प्रेफरेंस शेयर है या अनकोटेड डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह है, उसके केस में क्या करना है? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं उसके केस में आप एफएमवी निकलवा दो वैल्यूएशन वैल्यूअर से, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। आप एक काम करिए, मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट से आप वैल्यूएशन रिपोर्ट ले लो। मर्चेंट बैंकर या जो अकाउंटेंट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उससे आप वैल्यूएशन एफएमवी का रिपोर्ट ले लो जो अनकोटेड डिबेंचर है, अनकोटेड बॉन्ड्स है, अनकोटेड प्रेफरेंस शेयर है उनके लिए। उसके बाद में जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनके लिए आप एक काम करो, एसडीवी और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, मींस जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर ले लो। अब ये बिजनेस अंडरटेकिंग के केस में क्या करना है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। उसके बाद एनी अदर असेट, जैसे आपका डेटर्स है, ठीक है, डेटर्स है या फिर बिल्स रिसीवेबल है या और कोई बैंक बैलेंस है, तो उसका क्या करो, आप एफएमवी निकाल दो वैल्यूएशन डेट को। तो देखो मैंने क्या किया, ट्रस्ट जो था उस ट्रस्ट की पहले असेट साइड को पकड़ा, ट्रस्ट जो है उसकी असेट साइड को पकड़ा। असेट में आपको क्या क्या नहीं लेना, एक तो टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स नहीं लेना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लेना, बाकी सब असेट की फेयर मार्केट वैल्यू निकालो। कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में आप एवरेज ले लो हाईएस्ट लोएस्ट का वैल्यूएशन डेट को। दूसरा, अनकोटेड इक्विटी शेयर के लिए थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। दूसरा, अनकोटेड अदर सिक्योरिटी अदर देन इक्विटी शेयर, उसके लिए एफएमवी निकलवाओ मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट से। उसके बाद में इमूवेबल प्रॉपर्टी में एसडीवी एफएमवी व्हिचएवर इज हायर, एंड गाइस एनी अदर असेट के लिए आप एफएमवी ले लो। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर यहां पे कोई अनकोटेड शेयर है तो उसका क्या करेंगे? अनकोटेड शेयर एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो तिरुपति बालाजी ट्रस्ट है, और तिरुपति बालाजी ट्रस्ट है वो गवर्नमेंट कंपनी के शेयर तो खरीद ही सकता है। बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनी ऐसी है जो अनकोटेड है। एग्जांपल के लिए, जैसे आज की डेट में तो ऐसा नहीं है, बट आपको पता है पहले एयर इंडिया जो है वो एयर इंडिया जो गवर्नमेंट की कंपनी थी बट अनलिस्टेड थी।
एयर इंडिया जो है वो गवर्नमेंट की कंपनी थी बट अनलिस्टेड थी। अब एयर इंडिया के जो शेयर है वो मान लो तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के पास है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकाले? तो सिंपल सी बात है, एयर इंडिया की आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दो। क्या निकाल दो? इंट्रिंसिक वैल्यू। एयर इंडिया की बैलेंस शीट लो, उस एयर इंडिया की बैलेंस शीट की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दो, जो भी वैल्यू आती है डिवाइड बाय टोटल शेयर एयर इंडिया के कितने हैं और मल्टीप्लाई बाय ट्रस्ट के पास कितने शेयर है, तो उस इक्विटी शेयर की वैल्यू आ जाएगी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर की। तो कैसे करने का देखिए, सबसे पहले आप एयर इंडिया को पकड़ो, एयर इंडिया की जितनी भी असेट्स है उसकी बुक वैल्यू ले लो। एयर इंडिया की जितनी भी असेट साइड में असेट है उसकी बुक वैल्यू ले लो, बट कवर्ड इन बी को छोड़ के, मींस शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन, जो मैंने अदर सोर्सेज में असेट बताई थी उनको छोड़ के बाकी कोई असेट है, जैसे एयर इंडिया का डेटर्स है, एयर इंडिया का स्टॉक है, एयर इंडिया की ऐसी कोई असेट है, उसके लिए आप क्या करो, बुक वैल्यू ले लो। बट इसमें भी टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स नहीं लेना। एंड गाइस बी मतलब जितने भी आपके पास बुलियन, ज्वेलरी, प्रीसियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क है, उनके लिए आप एक काम करो, फेयर मार्केट वैल्यू ले लो इस रूल के हिसाब से। तो एयर इंडिया के पास अगर कोई शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट या बुलियन है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालोगे इस रूल के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से। उसके बाद में जो भी असेट रहेगी एयर इंडिया की, वो आपको जो भी लाइबिलिटीज रहेगी एयर इंडिया की, वो आप बुक वैल्यू पे लेस कर दो। बट लाइबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेना है, डिविडेंड जो सेट अपार्ट किया वो नहीं लेना है, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेना, बट डेप्रिसिएशन रिजर्व है तो आपको लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लेना, अनसर्टेन लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं लेना, डिवाइड बाय टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एयर इंडिया की कितनी है वो ले लो, और मल्टीप्लाई बाय ट्रस्ट के पास कितना कैपिटल है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एयर इंडिया के जो इक्विटी शेयर अनलिस्टेड ट्रस्ट के पास है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब एक और चीज समझना, अगर कोई ट्रस्ट है उसके पास कोई बिजनेस अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग, बिजनेस अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि ट्रस्ट का मान लो कोई इंसिडेंटल बिजनेस है, एग्जांपल के लिए अपन ने इस्कॉन टेंपल का लिया था, इस्कॉन टेंपल का बुक का बिजनेस वो इंसिडेंटल है, तो उसकी वैल्यू, उस बिजनेस एंटिटी की वैल्यू कैसे निकालोगे? ए प्लस बी माइनस एल। ए का मतलब असेट्स की बुक वैल्यू ले लो, बट वो शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, उसका क्या लेना है आपको, लाइक फेयर मार्केट वैल्यू, और लाइबिलिटीज आप बुक वैल्यू पे लेस कर दो उस बिजनेस अंडरटेकिंग की, तो उस बिजनेस अंडरटेकिंग की वैल्यू आ जाएगी। अब एक बात समझना, जो ट्रस्ट है तिरुपति बालाजी ट्रस्ट, उसकी जो लाइबिलिटी साइड में जो लाइबिलिटी है उसको कौन सी वैल्यू पे लेना है? तो लाइबिलिटीज को आपको यहां पे बुक वैल्यू पे लेना है। लेकिन लाइबिलिटीज में क्या क्या नहीं आएगा? एक तो जो भी ट्रस्ट का कैपिटल फंड है या कॉर्पस फंड है, एक्यूमुलेटेड फंड है, वो लाइबिलिटी नहीं है। दूसरा, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आएगा, अनसर्टेन लाइबिलिटीज का प्रोविजन नहीं आएगा, एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं आएगा। तो आपको एक्रिएटेड इनकम कैसे निकालना है? तिरुपति बालाजी ट्रस्ट ले लीजिए, ट्रस्ट की असेट साइड जितनी भी है, असेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए, लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे लेस कर दीजिए, जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड एक्रिएटेड इनकम, और उस पर एमएमआर की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो गाइज यहां पे आपका चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट का रिविजन कंप्लीट होता है। मैंने मेरा 100% दिया है, और मैं आपको बता दूं, ये जो रिवीजन लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो होली वाले दिन कर रहा हूं, जिस दिन होली है, इन द मंथ ऑफ द मार्च 2024 में। आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा कि लाइक जो प्रोफेसर है शायद उनके लिए तो इतना स्ट्रगल नहीं रहता होगा, उनका क्या है, बहुत बार बच्चे बोलते हैं ना एक ही बैच पढ़ाया उसके बाद वही तो बच्चे पेन ड्राइव खरीदते हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, जितनी मेहनत आप करते हो ना, आई प्रॉमिस यू कि उतनी ही मेहनत हम भी करते हैं। जिस हिसाब से आपके लिए रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, जिस हिसाब से आपके लिए बुक बनाते हैं, हम हमारा बेस्ट ट्राई करते हैं, आरटीपी देते हैं, एमटीपी देते हैं, आरटीपी के रिवीजन लेक्चर दिए हैं आपको, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, और जो बुक्स बनाते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है। और जो बंदा अगर बुक बनाता है, देखो किसी और से कॉपी मारना इज़ वेरी इजी, बट इफ़ यू आर मेकिंग योर बुक तो उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। कहाँ पे क्या पॉइंट आएगा, कैसे उसका इंटरलिंक होगा, बहुत सारी चीज़ें वैसी रहती है जिसमें लाइक यू नो दैट मेहनत लगती है, टाइम देना पड़ता है। तो मैं यही आपसे बोलना चाहूँगा कि आपको ये लगता हो कभी करके कि नहीं यार इनके लिए तो बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है। जितनी मेहनत आपकी है उतनी ही मेहनत हमारी है। लेकिन एक चीज़ है कि जब आप कुछ भी ऐसा करते हो, मेहनत करते हो, और उसके बाद आपको अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और मैं बताऊँ, मेरे लिए पॉजिटिव रिजल्ट यही रहता है कि जब आप क्लियर कर जाओगे सीए, वो मेरे लिए सबसे पॉजिटिव रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं मेरी बात करूँ, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ, मैं भाई रैंकर नहीं था, मैं नॉर्मल स्टूडेंट था, नॉर्मल, मैं हार्डवर्कर था। देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो बहुत स्मार्ट रहते हैं, बहुत लाइक दिमाग से एकदम क्लास स्मार्ट करके, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के ही उनको याद हो जाता है, बट मैं वैसा नहीं था।
मैं पहले तो अगर मैं बताऊं कि इन द 10th स्टैंडर्ड मेरा सेकंड डिवीजन था। 10th स्टैंडर्ड से पहले मेरी लाइफ में कभी भी मुझे फर्स्ट डिवीजन नहीं आया, मैं 60% से ज़्यादा नहीं आया। इन द 11th स्टैंडर्ड आई स्कोर 63%, दैट वाज फर्स्ट टाइम फर्स्ट डिवीजन इन माय लाइफ। एंड इन द 12th स्टैंडर्ड आई स्कोर द 66%। सो उसके बाद में सीपीटी और पीसीसी और फाइनल, उसके बाद मुझे पता चला कि पढ़ने की वैल्यू क्या है। पहले मैं बताऊं ना, 10th तक मेरे मार्क्स नहीं आते थे बिकॉज मुझे पढ़ने की वैल्यू ही पता नहीं। मुझे लगता था यार पढ़ के क्या ही होता है ऐसे, क्योंकि मैंने उसी माहौल में रहा था। मैंने आजू बाजू के लोग वही देखे थे कि जो 5वीं 6वीं तक पढ़ते हैं, 7वीं तक पढ़ते हैं, 8वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद गांव चले जाते हैं, किसी सेठ की दुकान पे काम करते हैं, वहां पे 5-6 हज़ार रुपया मिल जाता है, जिंदगी निकल जाती है। हमने भी हमारे लिए वही सोचा था कि शायद वही होगा। 10वीं के बाद मेरे पापा ने तो मेरे लिए एक सूरत में एक दुकान पे देख लिया था कि वहाँ अकाउंटिंग अकाउंटिंग का छोटा मोटा मैं काम करूंगा। वैसा उन्होंने सोच लिया था। मैं जब 12वीं के बाद, मतलब 12वीं के बाद जब सीए ज्वाइन करने वाला था, उससे पहले उन्होंने ये सोच लिया था कि शायद वही काम करेगा और 5-6 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार रुपया उसको मिलेगा। तो मैं बताऊँ लाइफ कितनी आगे बढ़ जाती है, कैसी चेंज हो जाती है। बहुत बार अपन जो चीज़ें सोचते नहीं ना, वो चीज़ें हो जाती है। तो लेकिन उसके पीछे एक चीज़ है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं मेरे से ये ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने मेहनत बहुत की। मेरे को बाकी सब चीज़ें नहीं आती थी ज़्यादा, बट मुझे एक चीज़ आती थी कि आई वॉज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। मैं दिन में 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे 15 घंटे में पढ़ता था। जब मैंने फाइनल का एग्जाम दिया, मेरे को बैक पेन होता था और मैं, ऐसा होता था ना, मैं सो भी नहीं पाता था। अगर मैं सोता था तो मेरे को 2-3 घंटे बाद बैक पेन इतना गंदा चालू होता था, मेरे को वापस चलना पड़ता था। मैं एक जगह बैठ के पढ़ नहीं पाता था। जब मैं पढ़ता था, मुझे 2-3 घंटे से ज़्यादा अगर मैं बैठता था तो इतना गंदा बैक पेन होता था। भाई साहब, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, कुछ भी ठीक नहीं हुआ टिल द एग्ज़ाम, जब तक कंप्लीट नहीं हुए तब तक। और मुझे बहुत बार रोना आ जाता था जब मैं पढ़ रहा होता था ना। और मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बैक पेन हो रहा है, मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप चलते चलते, कैसे मैं थियरी जब भी पढ़ता था तो मैं वो चलते चलते पढ़ लेता था। मैं ऑडिट की बुक लेके मैं चलते चलते भी पढ़ता था, मैं वॉक करता था, पढ़ता था, क्योंकि उस टाइम बैक पेन नहीं हो रहा होता है। लेकिन जब मैं बैठता था, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मेरे को, अगर कॉस्टिंग एफएम ऐसे सब्जेक्ट अकाउंट्स वगैरह पढ़ना है तो मैं कैसे चलते चलते पढ़ूंगा यार। ऑब्वियसली मेरे को बैठ के पढ़ना पड़ रहा है और मुझे रोना आ जाता था उस टाइम पे जब मैं पढ़ना चाहता था बट मैं पढ़ नहीं पाता था ड्यू टू द हेल्थ इशू। मुझे चलना ही पड़ता था फिर। तो मैं बताऊं ऐसे ऐसे दिन, बट मैं बताऊं वो बहुत ज़्यादा। उसके बाद व्हेन आई क्वालिफाई एज अ सीए तो बहुत अच्छा लगा। फिर बैक पेन भी ठीक हो गया, सब चीज़ें ठीक हो जाती है टाइम के साथ में। और फिर मैंने अच्छे से हेल्थ का भी ध्यान दिया। और तो मैं बताऊं ना, वो वर्थ था। अब मैं कभी कभी वो सोचता हूँ ना तो मुझे वो दिन याद आते हैं यार। वो एक छोटा सा रूम जहाँ पे मैं रहता था, मेरे मामा का घर था, वहाँ जाके मैं अकेला रहता था। एक बंदा दूध देने आता था, मैं चाय बनाने के लिए दूध ले लेता था और मैं खाना खाने के लिए दूसरे मामा के घर पे जाता था। तो वैसे मैंने 4 महीने लास्ट में ऐसे गुजारे। ना कोई सोशल मीडिया था उस टाइम, तो था भी नहीं सोशल मीडिया, था भी तो वो ऑर्कुट हुआ करता था। बट वो ऑर्कुट वो कैसे चलता था, इतना अच्छा नेट भी नहीं था, ना मैसेजेस थे ना व्हाट्सअप था। छोटा सा मोबाइल था जिस पे टेक्स्ट मैसेज जाते थे और वो सांप वाला गेम चलता था जो लास्ट में जाते जाते वो टकरा के मर जाता था। तो ऐसी चीज़ें थी। बट मैं आज भी वो दिन याद करता हूँ ना तो अच्छा लगता है, मतलब सच में अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार, अपन ने कुछ लाइफ में किया तो है। कुछ भी बोलो, कुछ लाइफ में किया तो है। दैट वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू। एंड मैं बताऊँ, आप मेरे को अपने जैसा ही समझ सकते हैं कि फ्रॉम वेयर आई केम एंड टुडे आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत, जितना ऑब्वियसली मैंने इतना कोई बड़ा कोई अचीव किया नहीं है लाइफ में, बट जितना हो सकता था मैंने सोचा नहीं था, बट उतना मेरे को मिला है। भगवान ने इतना मुझे दिया है। सो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जस्ट आई वॉन्ट यू टू बी अ हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्क करिए यार, मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है, अच्छा मिलता है, डोंट वरी। कोई ना कोई तो इस दुनिया में है जो आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आप अपने आप से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से चीट कर सकते हो, लेकिन उससे तो चीट नहीं कर पाओगे। उसको पता है आप क्या कर रहे हो, 24 घंटे आपको वो चलाता है। और मैं बताऊं, उसने है ना, वो सब चीजें देख रहा है, उसने आपके लिए बहुत अच्छी चीजें बना के रखी है। इन सिंपल वर्ड एक मैं एग्जांपल लेता हूं, उन चीजों की, आप पता है आज आप पढ़ पा रहे हो, आप सीए फाइनल में हो, सीए में फाइनल में हो, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। और ये इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए आपको दिया है करके, ठीक है, आपको दिया है। यू हैव टू रेस्पेक्ट योर स्टडी, यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट इंस्ट्रूमेंट। अगर आप उसको इज्जत नहीं दोगे, इस पढ़ाई को इज्जत नहीं दोगे ना, वो इंस्ट्रूमेंट भगवान किसी और को दे देगा। और मैं बताऊं, करोड़ों लोग हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, आपके पास वो है। और तो उसको इज्जत दो, उसको रेस्पेक्ट दो,
इन बुक्स को रेस्पेक्ट दो एंड जस्ट क्रैक दिस एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।